एक्सपीरियंस कैसा रहा माइक्रोसॉफ्ट में जब आप इंटर्नशिप के लिए गए? हम सबको एक्सबॉक्सेस मिले थे फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। एक सिग्नेचर इवेंट होता था माइक्रोसॉफ्ट का, प्राइवेट कॉन्सर्ट करते थे सिर्फ इंटर्न्स के लिए। फर्स्ट ईयर आई सॉ चेन स्मोकर्स, उन्होंने प्राइवेट कॉन्सर्ट किया था हमारे लिए। सेकंड टाइम जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी तब पिटबुल आया था। लग गया वीजा तो लग ही गया। नहीं लगा तो क्या करोगे? अब जैसे काफी सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने कोविड के बाद मना कर दिया कि हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे आपके, तो अगर आपका 6 साल में आपका H1B खत्म हो गया, बाय बाय। ओहो। सबसे कॉमन वर्क वीजा है वो है H1B। H1B एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा होता है, आपके एम्प्लॉयर अप्लाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू, तो हर कंपनी नहीं अप्लाई कर सकती H1B के लिए। सो दैट वाज वन थिंग जो मुझे पता नहीं थी जाते वक्त। आपके एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ेगा आपके ग्रीन कार्ड के लिए। वो एप्लीकेशन प्रोसेस ही 2-3 साल का हो, उस सेम एम्प्लॉयर के पास रहना पड़ेगा 2-3 साल के लिए विदाउट एनी गैप। एक तरीके से मतलब जिंदगी उजड़ जाती है बिल्कुल। कि अगर आपका वीजा नहीं लगा। या वेरी डिफिकल्ट यार। बचपन से एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, मर्द को दर्द नहीं होता। मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई दर्द हो या ना हो, बट डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, जो दर्द ही है। और हम बता नहीं पाते क्योंकि इमेज ऐसी बनाई जाती है स्ट्रॉन्ग मैन वाली कि कुछ भी नहीं है, छोड़ो ये तो ऐसा ही है। तो आप जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इस चीज को कैसे ओवरकम करा जाए? उसके अलग वेज हैं टू एड्रेस दैट एंड हाउ दैट कैन चेंज। वो कौन से ऐसे साइंस होते हैं कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल को एक साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए कि हाँ अब मेरे को हेल्प की ज़रूरत है? आप नोटिस करते हैं कि आपकी जो फंक्शनल एबिलिटी है, जैसे आप काम करने की एबिलिटी या आपके एबिलिटी टू बी विद योर फैमिली, टू बी देयर फॉर योर पार्टनर, वो सब अफेक्ट हो गई एकदम से, जैसे सडन शिफ्ट। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। यार आप में से काफ़ी सारे लोग जॉब कर रहे होंगे या फिर बिजनेस करते होंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बट कभी कभी ना एक डाउट सबके मन में आता है कि क्या हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, या हम वाकई इस चीज़ के लिए बने हैं, या फिर कोई और ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम एक्सप्लोर करें और उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आए। तो फ्रेंड्स, आज के जो मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं उनका नाम है मिस गीतिका। उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने पढ़ाई 12th तक हमारे इंडिया में करी है, एंड देन उसके बाद उन्होंने यूएस जाने का मन बनाया। यूएस में जाके उन्होंने इंजीनियरिंग करी कंप्यूटर साइंस में, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रही थी, काफ़ी अच्छी जॉब थी। एंड ड्यूरिंग कोविड उनको लगता है कि यार मैं इस प्रोफेशन के लिए नहीं हूँ, मैं मतलब कुछ और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ और काफ़ी सारे लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू जा रहे होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते अपनी प्रॉब्लम को, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर किसी को बताएंगे तो सामने वाला उन्हें जज करेगा। तो ये सब सोचते हुए उन्होंने कोविड के बाद अपनी हाई पेइंग जॉब माइक्रोसॉफ्ट में छोड़ी एंड नाउ शी इज स्टडिंग साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में मैंने उनसे जाना उनकी जर्नी के बारे में, उनका जो ये करियर स्विच है बिल्कुल 180 डिग्री कि एक तरफ टेक्निकल जॉब और फिर नाउ साइकोलॉजी, उसके बारे में जाना। इंडियन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वीज़ा मिलने में, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में बात हुई है कि किस किस तरीके के वीज़ाज़ होते हैं एंड क्या क्या उनमें इश्यूज आता है, उसके बारे में बात हुई। और मैंने उनसे पूछा कि यूएस में कॉलेज लाइफ कैसी होती है, अगर किसी को यूएस जाके ग्रेजुएशन करनी है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे कॉलेजेस में अप्लाई करना है, एंड पूरा प्रोसीजर गीतिका ने बड़े अच्छे से समझाया। और हमने डिस्कशन करा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं, होते तो पहले भी थे बट पहले इतना ओपनली लोग डिस्कस नहीं करते थे। इंटरनेट के यही फ़ायदा है कि लोग आजकल अपना इंटरनेट पे आके बताने लगे हैं कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज से कैसे बचा जाए, एंड आपको कब एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी है, कि वो कौन से साइंस होते हैं कि आपको एक अब हेल्प लगेगी एक साइकोलॉजिस्ट की। तो फ्रेंड्स, आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगेगा, एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट। हाय गीतिका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए एंड मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस। सो गीतिका, अभी जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करी है एंड देन यूएस से आपने पढ़ाई करी है एंड देन आपने करियर शिफ्ट करा है फ्रॉम टेक टू साइकोलॉजी। बट उससे बात करने से पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि आप 12th के बाद ही बाहर चले गए थे फॉर स्टडीज़, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। क्योंकि लोग क्या काम करते हैं, फॉर पीजी वो लोग सोचते हैं कि हमें बाहर से करनी है, सीधा 12th के बाद बाहर बहुत कम लोग जाते हैं।
तो उसका स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे माइंड में आया कि मेरे को 12th के बाद ही बाहर जाना है? या गुड क्वेश्चन। आई थिंक मुझे काफ़ी पहले से ही मतलब मन था जाने का, बट मैं यहाँ पर भी पढ़ाई कर रही थी एंट्रेंस एग्जाम्स की। मैं फिर भी गई थी काफ़ी साल। तो थोड़ा कन्फ्यूजन था बिकॉज मेरी बहन ने यहीं पे पढ़ाई करी थी। वो उसने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, फिर तो उसका एक्सपीरियंस मैंने देखा था। एंड देन फिर मुझे लगा था कि मुझे शायद थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एंड उसी समय जब मैं 9th क्लास में थी तब मैं फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट था मोशन, उस समय मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं यूट्यूब पे गई उस समय। एंड फिर मैंने येल यूनिवर्सिटी की वीडियोस थी। वहाँ पर थे एक प्रोफेसर रामामूर्ति शंकर, एंड उनकी वीडियोस थे। एंड मुझे आई जस्ट लव्ड कि वो कैसे पढ़ा रहे थे लेक्चर हॉल को। मतलब एक बेसिक उनकी फिजिक्स 1 क्लास थी जो अंडरग्रेड के फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहे थे लोगों को। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट लगा स्टाइल देन व्हाट आई हैड हर्ड अपनी बहन से एंड अपने जो भी मेरे फ्रेंड से। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड फिर मुझे हमेशा से मतलब बाहर घूमने का भी शौक था कि मैं कहीं बाहर रहूं या बाहर मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों में रहूं। वो अभी भी है। मेरी फैमिली में बस 1-2 लोग ही गए थे, तो इतना कुछ ऐसा था नहीं। मैं पहली बार इंडिया से बाहर भी लाइक 10th क्लास में हम लोग गए थे एक वेकेशन के लिए, तो इतना कुछ एक्सपोजर नहीं था। बट बस मन था, जस्ट लाइक एड्स देख करके ऑनलाइन कि कैसे कैसे होगा, बस इमेजिन कर रही थी मैं। काफ़ी एक्साइटिंग था, बट मुझे ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो दैट वाज लाइक द हार्ड पार्ट, मम्मी पापा को लाइक बताना कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। एंड स्कॉलरशिप्स ही बहुत मुश्किल होती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप GSI या ग्रेजुएट स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर या TA बन सकते हैं। देन आपकी जो ट्यूशन है वो रिइम्बर्स हो जाती है। पर अंडर ग्रेड में थोड़ा मुश्किल होता है स्कॉलरशिप्स लेना, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, तो वो काफ़ी मुश्किल था। बट मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ एंड आई थिंक इसलिए लोग नहीं जा पाते हैं। आई एम जस्ट वेरी लकी कि मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। एंड उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। आई थिंक उन्होंने भी मतलब FDयाँ तोड़वा तोड़वा के मुझे पढ़ाया है, तो मुश्किल तो था उनके लिए भी। बट दे जस्ट बिलीव्ड कि ठीक है, आवर किड शुड हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत मन भी था, तो मैं 2 साल काफ़ी पढ़ाई भी करी मैंने उसके लिए, SAT और ACT लिए। तो आप US गए थे, हम्म। तो वाई US? हाँ, मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था UK में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, सिंगापुर भी मैं अप्लाई करने वाली थी, बट US मुझे उस समय काफ़ी लोगों ने रेकमेंड किया था क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी उनकी अच्छी है। एंड मैं टेक्नोलॉजी में जाना चाहती थी, इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग के काफ़ी लाइक स्कोप है वहाँ, काफ़ी जॉब्स हैं, इसलिए मुझे लगा था कि जहाँ वहाँ जाना चाहिए उस जगह जहाँ पर आपकी जॉब्स मिलने की ज़्यादा लाइक प्रोबेबिलिटी हो। तो ओके, सो यू वेंट फॉर इंजीनियरिंग, हम्म विच ब्रांच? मैं जब गई थी तो मैंने एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था, और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। बट मैंने अप्लाई कर दिया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्योंकि मेरे पापा का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो मुझे लगा था कि मैं बता सकती हूँ ऐसे में कि मेरा कैसे इंटरेस्ट हुआ। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था, बट मुझे इंटरेस्ट था कि मैं वहाँ जाके पता करूँगी क्या मुझे अच्छा लगेगा करने में। एंड US के सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की ये बहुत खासियत है कि आप फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर सकते हैं अपनी ब्रांच। कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से स्विच करा था कंप्यूटर साइंस में आफ्टर माय फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैंने पहली कोडिंग क्लास ली थी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज अमेजिंग। तो मैंने एक्चुअली कोडिंग कभी करी नहीं थी। हाई स्कूल में मुझे लगता था कि लड़के करते हैं कोडिंग, मैं क्यों करूँगी। फिर जब मैंने फर्स्ट कोडिंग क्लास ली अंडर ग्रेड में, जिसमें भी मोस्टली लड़के ही थे एक्चुअली, बट मुझे इतनी अच्छी लगी वो उसका लॉजिक बेस्ड पढ़ाई। तो फिर मैंने सोचा कि कैसे स्विच कर सकते हैं इसमें, एंड थैंकफुली बहुत ईजी था। तो दैट्स वन थिंग दैट आई रियली लाइक US सिस्टम के बारे में, कि आप स्विच कर सकते हो अपनी ब्रांच। आप कई मेरे फ्रेंड्स थे जो कि अनडिसाइडेड मेजर में आए थे, अनडिसाइडेड ब्रांच थी उनकी। तो जब उन्होंने अप्लाई किया था कॉलेज के लिए, तब उन्होंने अपने ऐसे में लिखा था कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, बट दीज आर सम ऑफ माई पॉसिबल पैथ्स एंड दिस व्हाट आई वांट टू गेट आउट ऑफ माई डिग्री। फिर वहाँ पर जा करके फर्स्ट टाइम उन्होंने क्लासेस ली डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और फिर डिसाइड किया कि उन्हें क्या करना है। तो इसमें जैसे कि अगर आपने ब्रांच चूज़ करी है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, कोई और ब्रांच में आप गए हो, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आप जो फुलफिल करोगे तभी आप ब्रांच चूज़ कर सकते हो? क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में किसी डिफरेंट ब्रांच में हो तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप कोई और ब्रांच चूज़ कर सकते हो। तो US में भी ऐसा होता है? डिपेंड करता है कॉलेज पे। मेरे कॉलेज में जॉर्जिया टेक में मैं पढ़ी थी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अटलांटा जॉर्जिया में। तो वहाँ पर इतना क्राइटेरिया नहीं था उस समय, क्योंकि तब भी वहाँ लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे कि कंप्यूटर साइंस करें, सबको इसमें इंटरेस्ट था। बट तब भी इतनी जगह थी, स्पेस थी इनफ फॉर इनफ पीपल टू गेट इन, तो इतना कुछ ऐसे उनको बैरियर्स नहीं करने पड़े।
बट मुझे पता है कि ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको स्विच करने के लिए, अगर स्पेशली आप कंप्यूटर साइंस से स्विच कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक CGPA या GPA आपको लानी पड़ेगी। तो थोड़ा होता है, बट मुझे लगता है काफ़ी ईजियर है कंपैरेटिवली, जो मैं एनेक्डोटली सुन चुकी हूँ लाइक इंडिया में स्विच करने से। ओके, अभी इंडिया में स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं CS, तो इसलिए और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है CS ऑप्ट करना अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हो तो। हाँ हाँ, सेम वहाँ पर भी सेम ही है। मेरे को तो यार, आप पहले ऐसे फीमेल कैंडिडेट मिले हो जिसने बोला है कि मेरे को कोडिंग अच्छी लगी, वरना ज़्यादातर तो लड़के ही होते हैं। मेरे कॉलेज में भी ज़्यादातर लड़के ही थे, जो टॉपर्स थे वो सारे लड़के थे। एंड जिनकी प्लेसमेंट हुई, जिन्होंने अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर करी, वो मोस्ट ऑफ देम वर बॉयज़। एंड लड़कियों का मैंने थोड़ा सा ऐसा सुना है कि वो कोडिंग करती हैं बट उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं करती हैं, थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट ना कम रहता है। तो मतलब दैट इज़ गुड कि अगर आपका इंटरेस्ट था तो। हाँ, आई थिंक मतलब मुझे काफ़ी इम्पोस्टर सिंड्रोम ऐसा फील हुआ था, क्योंकि ऑल्दो जॉर्जिया टेक में काफ़ी लड़कियां करती हैं इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस भी, तब भी मतलब हमारी क्लासेस में स्पेशली जो एडवांस क्लासेस थी उसमें अगर 40 लोगों की क्लास है तो 4-5 लड़कियां होंगी, कई बार ऐसे क्लासेस भी थी, या 10 लड़कियां होंगी। तो मतलब आपको फील होता है कि डू आई बिलोंग हियर, मतलब क्योंकि आप इनहेरेंटली माइनॉरिटी हो हर क्लासेस में। स्पेशली मुझे ऐसा हैकेथॉन्स में बहुत फील होता था। कंप्यूटर साइंस मेजर्स काफ़ी हैकेथॉन्स में जाते हैं जहाँ वो मतलब प्रोजेक्ट्स करते हैं साथ में, तो उसमें मैं जाती थी, मुझे याद है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, एंड सब लड़के होते थे प्रीटी मच। ऑल्दो मुझे पता था कि मैं बहुत स्किल्ड हूँ, लाइक मैंने सारे कोर्सेज ले रखे हैं, बट आई फेल्ट लाइक कि ओ आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। पेरेंट्स सब लाइक प्रेशर होता है कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, प्रूव दैट आई बिलोंग हियर, टू प्रूव दैट आई एम वर्दी ऑफ बीइंग हियर। तो वो थोड़ा होता है, आई थिंक मैंने अपने बाकी फीमेल फ्रेंड्स से भी सुना है। तो ओके, एक बहुत ही ज़्यादा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट मतलब जनरली ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियों की कमी होती है तो उनके पास ना काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं ट्राई करने के लिए। तो वहाँ पे भी ऐसा था यूएस में कि काफ़ी मतलब सारे लड़कों लड़के में ट्राई कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि लड़कियाँ कम है ना तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हाँ हैं। हाँ हाँ, आई थिंक एक सेइंग थी जॉर्जिया टेक में कि द ऑड्स आर गुड बट द गुड्स आर ऑड। ओके तो ये काफी लाइक लोगों ने फील किया कि मतलब लोग तो बहुत थे, लड़के भी बहुत थे, बट मतलब काफी लाइक नर्ड्स होते थे, थोड़े ऑकवर्ड होते थे, सोशली ऑकवर्ड, तो मतलब इतना बात नहीं करते थे। तो थोड़ा आई थिंक वो सेइंग मुझे तो ट्रू लगी। तो यार गीतिका, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने 12th तक की पढ़ाई इंडिया में करी एंड देन आप यूएस चले गए। जनरली जैसे लोग ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो एक ना मैच्योरिटी लेवल सेट हो जाता है। आप सीधा 12th के बाद गए हो, मतलब एक बच्चे ही होते हैं हम सारे यार 12th के बाद। तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे मैनेज करा? आई थिंक मैं अब सोचती हूँ 9-10 साल बाद कि मैंने कैसे किया, तो एक्चुअल में लगता है कि कैसे कर लिया। लुकिंग बैक थोड़ा लगता है कि 18 साल की उम्र में लाइक हाउ डिड आई गो लाइक 8,000 माइल्स अवे। बट आई थिंक उस समय आप इतने छोटे होते हो कि मे बी यूर नॉट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। मतलब आई एटलीस्ट वॉजंट थिंकिंग कि ओ मम्मी पापा से दूर रहना पड़ेगा। मतलब आई डिड थिंक अबाउट इट, बट आई वॉज सो एक्साइटेड कि मतलब हर चीज़ में ट्रेड ऑफ्स होते हैं हर डिसीजन में, राइट? तो मुझे लगता था कि पॉजिटिव्स इतने ज़्यादा होंगे उसके, एंड थे भी। मतलब आई ट्रूली एंजॉयड द एक्सपीरियंस। मुझे इतना एक्सपोजर हुआ, लाइक आई मेट सो मेनी डिफरेंट पीपल फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड देन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा था। कई सारे हमारे जो प्रोफेसर्स थे, दे वर लीडर्स इन दैट फील्ड। जॉब प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी थी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये हमारे कैंपस में रेगुलरली आती थी कंपनीज। तो मुझे लगा कि मतलब ट्रेड ऑफ्स अगर देखे जाएं तो फिर इट वॉज एन ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। बट आई थिंक फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल जब मैं 18 ईयर्स में गई तो मुझे काफ़ी लोनलीनेस फील हुई, एंड यू नो लाइक ओवर टाइम आई थिंक आपको रियलाइज होता है एज यू मैच्योर कि ओ लाइक मतलब आई एम स्ट्रगलिंग विद सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ कि नहीं। स्पेशली अभी जो इमिग्रेशन सिस्टम है लाइक वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है यूएस का, सो इट मेक्स यू फील कि आप वेलकम नहीं हो वहाँ पर, मतलब आप यू डोंट रियली बिलोंग देयर। मतलब थोड़ी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिकॉज ऑफ दैट, डिपेंडिंग ऑन आप किस सिटी में रह रहे हो यूएस में। अगर वहाँ पर ज़्यादा इंडियंस नहीं है या ज़्यादा साउथ एशियन पीपल नहीं है तो मतलब आपको ऐसा फील हो सकता है कि मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स, मे बी आई स्टैंड आउट इन द क्राउड। आई थिंक आपका एक्सपीरियंस बहुत सब्जेक्टिव है, बट ओवरऑल मैंने अपने फ्रेंड्स का भी जो देखा है मोस्टली लोगों का पॉजिटिव ही एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली बिकॉज हम लोग वापस आ जाते थे छुट्टियों में घर, तो मतलब ऐसा कांटेक्ट रहता था। कईयों के पेरेंट्स भी आ जाते थे उनसे मिलने। ओवरऑल आई वुड से पॉजिटिव एक्सपीरियंस। यार अभी यार जैसे आपने बताया कि कभी कभी आपको फीलिंग आती थी कि यू डिड नॉट बिलोंग हियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेसिज्म का। तो आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी कि आपको किसी ने बोला हो कि यार आप तो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, गो बैक टू योर कंट्री?
या पर्सनली आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि नहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बट आई हैव heard anecdotally from friends and family, but there's some subtle racism I would say, but पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, स्पेशली बिकॉज मैं ऐसी सिटीज़ में रही हूँ, ऐसे आई वुड से बबल्स में रही हूँ जहाँ पर होते हैं इमिग्रेंट्स, जहाँ पर पीपल आर यूज टू इंटरेक्टिंग विद इमिग्रेंट्स, स्पेशली साउथ एशियन इमिग्रेंट्स। तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ एंड पीपल आर लाइक लुकिंग एट मी डिफरेंटली, ऐसा मुझे नहीं फील हुआ। और थोड़ा पर्सपेक्टिव पे भी होता है, अगर आप सोच के बैठ लो तो और भी आप देखने लगते हो, राइट। बट आई वुड से ज़्यादा जो मुझे फील हुआ है सिस्टेमिक रेसिज्म बहुत है, कि इमिग्रेशन सिस्टम में इनहेरेंटली मुझे ऐसा फील होता है, अगर आपकी इंडियन नेशनैलिटी ऑफ बर्थ है, आपके लिए जो आपका इमिग्रेशन सिस्टम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन सीख कर रहे हो। तो आई थिंक वो ज़्यादा फील होता था सबको, एंड अभी भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी फील होता है वही। या तो यार जैसे आप 18 साल के थे जब आप इंडिया से यूएस गए, उस एज में अगर किसी के साथ कुछ जैसे इंसिडेंट होता है तो बच्चा किसी से हेल्प मांगने में भी कतराता है या नहीं, मतलब समझ नहीं आता कि कैसे हेल्प हो। तो वहाँ पे कुछ ऐसी इंडियन कम्युनिटीज़ हैं जिससे अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो हेल्प कर पाए। आई थिंक हर स्कूल में इंडिया क्लब या ऐसे साउथ एशियन क्लब्स होते हैं, उसमें काफ़ी कम्युनिटी होती है, मतलब लोग दिवाली होली ये सब सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स। और मुझे ये भी फील होता था कि मतलब जैसे ही आप जाते हो कॉलेज में, हम लोग तो एक दूसरे को ढूंढ लेते थे कि कौन है इंडियंस, कौन दिल्ली से आए हैं, कौन बैंगलोर से आए हैं, कौन मुंबई से आए हैं, और वही घिसे पिटे बैंगलोर सॉरी दिल्ली वर्सेस मुंबई डिबेट्स। अच्छा, ये यूएस में भी चल रही है, यूएस में दिल्ली भी में। चल रहा है ये यूएस में भी चल रहा था। तो आप ढूंढ लेते हो अपनी कम्युनिटी, स्पेशली अगर आपको पता है आप माइनॉरिटी हो। प्लस मतलब आई थिंक इंडियन कम्युनिटी एज इन जनरल बहुत स्ट्रांग है। मैं जब अटलांटा गई थी तब मैं किसी को जानती नहीं थी वहाँ पर, और मेरी उस समय फैमिली भी नहीं थी इतनी यूएस में। जो मेरे फूफा के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो रहते थे मेरे कॉलेज से 4-5 माइल्स दूर, तो मैं उनके पास अपना सामान छोड़ के आती थी जब मैं इंडिया आती थी, क्योंकि मुझे अपना डॉर्म्स जो होते हैं, जो भी आपके रेजिडेंस हॉल होते हैं, उनसे मूव आउट करना होता था। तो आपका है कि सामान कहाँ जाएगा मेरा, ठीक है, तो सामान मैं उनके यहाँ रखती थी। कई बार उन्होंने मुझे अपने घर भी बुलाया। तो मुझे लगता है मैं इंडियन कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप कि वहाँ जान पहचान के लोग हैं तो आप ढूंढ लेते हो किसी ना किसी को, एंड यू नो आप उनसे बातें कर लेते हो। आई थिंक वो काफ़ी सपोर्टिव लगा, स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काफ़ी। ओके। तो यार वहाँ पे स्टे कैसे मैनेज करा? जैसे यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा दूसरे सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो कॉलेज में हॉस्टल्स होते हैं या आसपास पीजीज होते हैं। तो आप 18 साल की उम्र में डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो तो सब कैसे मैनेज करा? स्टे का कैसे हुआ मैनेज? फर्स्ट ईयर में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि आप इतने छोटे होते हो, रिक्वायरमेंट होती है कि आप कॉलेज के जो असाइन डॉर्म हैं आप उसमें रहें। तो जो ऑन कैंपस हाउसिंग उसमें आप रहें। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ रूम करना चाहते हो तो आप रेंट पे ले सकते हो। कॉलेज टाउन्स होते हैं तो उनके वहाँ पर अपार्टमेंट्स होते हैं जो आप रेंट पे ले सकते हो। तो मैंने तो ऐसा नहीं किया क्योंकि अटलांटा काफ़ी अनसेफ माना जाता है एरिया, और था भी, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ। तो मैं तो ऑफ कैंपस नहीं जाना चाहती थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स गए ऑफ कैंपस भी, बट तो मैं तो ऑन कैंपस ही रही 4 साल। बट फर्स्ट ईयर के बाद मुझे पता चल गया था मेरे कौन फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ हम लोग ने रूम करा। तो काफ़ी अच्छा मतलब पॉजिटिव एक्सपीरियंस था स्टे का भी। सब लोग अपना काम भी करते थे। ये आई थिंक डिफरेंट है थोड़ा कि इंडिया में मैंने जो सुना है कि आपको इतना अपना खुद का काम नहीं करना होता, स्पेशली ग्रेजुएशन के बाद भी आप अगर लोगों के साथ रह रहे हो तो कोई दीदी आ रही है अपना पकाने के लिए या कोई भैया आ रहे हैं सफाई करने के लिए, राइट। तो मुझे लगता है कि रूममेट्स में लड़ाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं यूएस में, बिकॉज लाइक इट रियली मैटर्स कि अगर आपने अपने सिंक में बर्तन छोड़ दिया, आपने 4 दिन हो गए हैं, तो दीदी नहीं आ रही है कोई उनको साफ करने, आपको ही करना है। आपको ही करना है, राइट। तो वो थोड़ा मैंने देखा कि डिफरेंस, लाइक आई नोटेड कि काफ़ी रूममेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना होता है। तो आप जैसे डॉम्स में रहते थे, हाँ उसमें रूम शेयरिंग बेसिस पे होता है। हाँ तो उसमें जैसे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप चूज़ कर सकते हो कि मेरे को इसके साथ शेयर करना है, कि जैसे अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है तो उसके पास चॉइस है कि वो इंडियन स्टूडेंट के साथ रहेगा, या फिर अगर किसी इंडियन को दे दिया कि आप अफ्रीकन के साथ शेयर करो तो वहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि आप स्पेसिफिक लोगों के नाम भर सकते हो। आप ऐसे नहीं चूज करते कि मुझे इस कल्चर का बंदा चाहिए, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप वैसे इंडिकेट करना चाहो कि ये बंदा मुझे पसंद है, ये मेरे फ्रेंड है, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, तो दैट्स टोटली फाइन। जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स अभी वो एक्चुअली सब रूममेट्स थे मेरे, तो उससे से हम लोग की दोस्ती स्टार्ट हुई। तो
वो तो टोटली फाइन है। तो एटलांटा एज यू सेड कि अनसेफ है थोड़ा, तो कैसे, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बस थोड़ा डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं दिल्ली से जा रही हूँ यूएस, तो थोड़ा मतलब मुझे लगता था कि सेफ होगा ज़्यादा। फिर मैं समहाउ मैनेज टू गो टू द वन सिटी यूएस में जो काफ़ी अनसेफ है। तो थोड़ा मतलब लाइक देखना पड़ता था कि आप रात में कहाँ जा रहे हो, कितने लोग साथ में जा रहे हैं एंड स्टफ। इतना मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके, जो मैं जानती हूँ एनेक्डोटली, की एक बंदी थी, वो नहा रही थी एंड जब तक वो नहा रही थी तब तक लोग आए उसके घर में एंड टीवी लेके चले गए। तो Oh no. वो बाहर है, उसने कहा मेरा टीवी कहाँ है। वन गुड थिंग इज कि जेंडर बेस्ड क्राइम्स नहीं होते थे, तो ऐसा मैंने मतलब सेक्सुअल असॉल्ट और ये सब इतना नहीं सुना जितना जैसे दिल्ली में सुनते हैं, राइट। तो दिल्ली में सुन के तो कांप जाते थे थोड़ा। बट वहाँ पर मतलब चोरी ज़्यादा होती है, बट वहाँ पर ये भी है कि गन्स होती हैं काफ़ी एक्सेस लोगों के पास, तो गन बेस्ड क्राइम्स भी होते हैं। तो कोई आपके पास आ गया गन दिखा के तो आप अपना सारा सामान दे दो, वरना वो लिटरली शूट कर सकते हैं आपको। तो ये डर होता है थोड़ा। ओके। तो घर में ऐसे कोई भी आ जाता है क्या, जैसे आपने बताया कि आपकी फ्रेंड का टीवी चुरा के ले गए? नहीं मतलब उन्होंने लॉक तोड़ा। अच्छा, तोड़ दिया। हाँ लॉक तोड़ा। तो ये तो बात जैसे अटलांटा की हो गई। और कौन सी सिटीज़ आपने वहाँ पे ट्रैवल करी? ग्रेजुएट करके मैं सियाटल में रही 4 साल, तो वहाँ भी मेरा काफ़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। सियाटल बहुत बहुत ही रिच सिटी है, वैसे बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर उनका काफ़ी डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। आप ट्रैफिक जाम में फंसे होगे एंड सडनली आपको बहुत बड़ा सा माउंटेन दिखेगा, स्नो लेडन माउंटेन, माउंट रेनियर नाम है। नेचर बहुत ज़्यादा है सियाटल में। एंड फिर उसके बाद मैं सैन फ्रांसिस्को मूव हो गई एंड यहाँ पर भी मतलब काफ़ी नेचर है और टेक तो हब ही है, सिलिकॉन वैली है यहाँ, तो काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल लाइक एनवायरनमेंट है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ही रहा मेरे इन दोनों सिटीज़ में। तो ओवरऑल अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करी जाए, इंडिया वर्सेस यूएसए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इंडिया में पढ़ाई करी, फिर आपने 10 साल आप ऑलमोस्ट आपको हो चुके हैं यूएस गए हुए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस है? थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर करना एप्पल्स टू ऑरेंजेस, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता अगर मैं यहाँ रहती, राइट, जो लास्ट के 10 साल हैं। बट हैविंग सेड दैट कुछ डिफरेंसेस मैंने नोटिस किए हैं, जैसे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग बोलते हैं वहाँ पर। तो वन थिंग दैट आई हैव हर्ड एनेक्डोटली फ्रॉम पीपल हु हैव वर्कड इन बोथ प्लेसेस इज की वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ थोड़ा बेटर है, एंड डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर काफ़ी बेटर भी हो सकता है। तो मतलब लोग, अमेरिकन सोसाइटी इन जनरल रियली वैल्यूज पर्सनल इंडेवर्स, पर्सनल ग्रोथ। कई लोग आपको दिखेंगे कि ऑफिस के बाद वो अपने रन्स के लिए जा रहे हैं, 6 बजे के बाद जिम जा रहे हैं, उनका रेगुलर स्केड्यूल है, तो वो मीटिंग्स अपनी मूव अराउंड कर लेते हैं क्योंकि उनको अपना जिम जाना है। या फिर वो वीकेंड्स में हाइक्स के लिए जा रहे हैं, ट्रैक्स के लिए जा रहे हैं, बैक पैकिंग, कैंपिंग। तो रेगुलरली ये सिटीज़ से एक्सेसिबल हैं। जैसे सियाटल में जहाँ मैं रहती थी, वहाँ से 3 घंटे दूर ही आप बैक पैकिंग का पूरा वो था। 4 घंटे दूर जाए तो आप एक ओलंपिक नेशनल फॉरेस्ट है, जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप नेचर से इंटरेक्ट करें, एंड कल्चर भी वैसा ही, वो थोड़ा मैंने नोटिस किया है कि डिफरेंट है। हाँ, और हवा पानी का थोड़ा डिफरेंट तो है ही, मतलब स्पेशली दिल्ली से कंपेयर करा जाए तो दिल्ली की तो मतलब जब मैं गई थी 9-10 साल पहले तब काफ़ी बेटर हालत थी, तो ऐसा फील नहीं होता था। बट ओवर टाइम जैसे अब मैं आई हूँ तो मुझे आते ही प्लेन से उतरते ही खांसी स्टार्ट हो गई, बिकॉज यू कैन स्मेल द स्मोक, थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको लगता है तो है कि लोग क्या ही हवा कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। इट्स वेरी सैड। अभी प्रेजेंटली आप कौन से वहाँ पे सिटी में रहते हो? अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ। वहाँ पे जनरली एवरेज क्या रहता है AQI? एक्चुअली चेक नहीं करा कभी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब मेरे ख्याल से 20 या अंडर 20 होगा मेरे चेक कर सकते हैं, बट ऐसा कोई वहाँ चेक करने का सिस्टम नहीं है। मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत ही पड़ी। नहीं, अच्छी हवा है। राइट। हाँ। जैसे एक चंडीगढ़ का ब्लॉगर है इंस्टाग्राम पे, एंड ही वाज लाइक कि दिल्ली वालों बादल ऐसे दिखते हैं। हाँ, नहीं, सही बात है, बादल दिखने बंद हो चुके हैं रात के टाइम में, स्टार्स दिखने बंद हो चुके हैं। या करवा चौथ के दिन मून नहीं दिखता। या या आई थिंक ये मैंने नोटिस किया कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं तो हमेशा से नोएडा दिल्ली एरिया में ही रही हूँ। मुझे वहां जाके पता चला कि मिल्की वे दिख सकता है आंखों से। वहां जाके मैंने पहली बार स्टार गेजिंग की, तो मैं इतनी सरप्राइज थी कि वाओ, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट ऑब्वियसली मेरे एक फ्रेंड गोवा से थोड़ा दूर एक रिमोट एरिया से है, तो बोलता था कि हाँ ये तो नॉर्मल है। मतलब तो आई थिंक सिटीज में ये थोड़ा हो सिटीज़ जाता में है, है, स्पेशली मतलब दिल्ली मैं में। हाँ जैसे बताऊं कि हम लोग जैसे बचपन में अपने नानी के घर जाते थे, हाँ हाँ। तो पॉल्यूशन था नहीं, तो मैं जैसे गांव में कहाँ था सोते आपके थे। नानी का? आगरा। अच्छा, आगरा में।
तो सब ऐसे कजन्स सब आए हुए हैं हाँ। समर वैकेशंस में, तो हम छत पे सो रहे हैं, तो ऊपर ना सब दिखते थे, तारे दिखते थे, इतने सारे तारे हैं, स्टार गेजिंग हो रही है। और अभी मैं जैसे जाता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं दिखता। गांव की साइड में तो अभी भी दिखते होगा, बट अभी सिटीज़ में तो बिल्कुल ही वही तो नहीं काफी दिखता है। डिफरेंट हो गया। तो वहाँ पे तो सिटीज़ में भी है। सिटीज में मतलब लाइट पोल्यूशन भी काफी रहता है सिटीज में, तो इतना नहीं है कि आपको पूरा मिल्की वे ही दिख जाएगा, बट आपको मतलब तारे अच्छे से दिखेंगे, आपको मून दिखेगा, कई सारे तारे दिखेंगे। और अगर आप सिटी से 1-2 घंटे दूर जाएं तो आपको पूरा मिल्की वे भी दिख सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ हैं। नॉर्मल वैसे कॉलेज लाइफ में जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा अमेरिका गया है पढ़ने तो उसके तो मज़े हैं कि वो कॉलेज लाइफ ना एंजॉय कर रहा है, कि आए दिन पब में जा रहा है, ऐसा होता है क्या वैसे? मतलब आई थिंक अपने एम्बिशन पे डिपेंड करता है, कॉलेज के बाद जॉब भी आपको चाहिए कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। ये अगर भी सही आपको बात जॉब है। चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तो आप काफ़ी काम करेंगे मुझे लगता है। मतलब कई लोग होते हैं जो कि बैलेंस स्ट्राइक कर लेते हैं, मैं उनमें से नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। तो मैं तो पढ़ती रहती थी अपने कॉलेज में काफ़ी। जॉर्जिया टेक थोड़ा डिफिकल्ट भी माना जाता है कॉलेज, काफ़ी एजुकेशन फोकस, काफ़ी कंपेटिटिव भी था, तो इतना ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था पार्टी स्कूल जैसा। बट काफ़ी स्कूल्स ऐसे डिफरेंट भी होते हैं, तो रियली डिपेंड्स, हर कॉलेज का कल्चर अलग होता है। तो दैट वाज वन थिंग, जब मैं अप्लाई करती थी मुझे नहीं पता था कि तब तो आप मतलब द ओनली थिंग आई वाज ऑप्टिमाइजिंग फॉर कि सबसे सस्ता कौन सा है एंड सबसे बेस्ट आरओआई किसका है, राइट? कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमें मतलब मैंने स्पेंड किया इतना तो मेरी जॉब लग जाए इतनी कि आई कैन बेसिकली पे बैक फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो आपका सिर्फ एक सिंगल हैंडेड वो होता है आपका क्राइटेरिया, उस पर आप ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो, तो आप ये सब नहीं सोचते कि कल्चर फिट कौन सा बेटर है। बट आई विश, मतलब ऑब्वियसली अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने प्रिविलेज है, तो आप मतलब अगर आप कर सकते हो तो एब्सोल्युटली कंसिडर कि आपका कल्चर फिट किस कॉलेज में रहेगा, बिकॉज सबका डिफरेंट होता है। ओके, यूएस में जैसे आपने जॉर्जिया टेक से ग्रेजुएशन करी है, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है? मुझे एक्चुअली स्पेनिश सीखने में बहुत इंटरेस्ट था, जब मैं 12th का एग्ज़ाम हो गया था और मैं जॉर्जिया टेक जाने वाली थी, तो उसमें जो 3 महीने का गैप होता है उसमें मैंने काफ़ी स्पेनिश सीखनी स्टार्ट कर दी थी, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस भी ली काफ़ी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यूएस एजुकेशन सिस्टम की, जो मुझे लगी कि इट्स रियली इंकरेज्ड, इनफैक्ट रिक्वायर्ड, कि आप ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज लें, आप सोशल साइंसेज के कोर्सेज लें। तो मैंने ऐसे ऐसे कोर्सेज लिए हैं जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, बाइलिंगुअलिज्म इन स्पेनिश, तो ऐसे कोर्सेज भी मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप के लिए। एंड फिर एक मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं स्पेन गई 6 महीने का एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो मैं अपने थर्ड ईयर में गई थी और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड इट्स वियर्ड कि मुझे फिर से कल्चर शॉक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जैसे 18 साल में इंडिया से यूएस गई तो वहाँ एक कल्चर शॉक हुआ, फिर मुझे एक फिर से कल्चर शॉक हुआ थर्ड ईयर में जब मैं 6 महीने स्पेन में रही। क्योंकि जो स्पेनिश सोसाइटी है, स्पेनिश कल्चर बहुत डिफरेंट है अमेरिकन कल्चर से भी। आई वुड से इट्स एक्चुअली वे मोर सिमिलर टू इंडियन कल्चर। अच्छा। हाँ, तो वहाँ भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिविस्ट है कंपेयर टू यूएस। वहाँ थोड़ा रिलैक्स भी है कंपेयर टू बोथ यूएस एंड इंडिया। वो डिफरेंस था कि मतलब पीपल रियली एन्जॉय लाइफ, इतना नहीं है कि काम 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 कम करना है, काफ़ी लेड बैक कल्चर है। तो वो थोड़ा डिफरेंट था मेरे लिए कि मुझे इतनी ज़्यादा उस हसल बसल की आदत थी यूएस में भी, तो मुझे लगता था कि ये लोग तो यूएस से भी स्लो है। मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि यूएस थोड़ा स्लो है इंडिया से, तो मुझे स्पेन जाके ये एक्सपीरियंस हुआ। पर वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, मैंने कई सारी क्लासेस ली वहाँ पर, स्पेनिश में भी ली, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो जब आप स्पेन गए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, तो उसमें कौन से सिटी में आपने स्टे करा? मैं मैड्रिड में थी, तो मैं नाइस। सिटी के बिल्कुल सेंटर में रही थी, तो बहुत ही हसल बसल, बहुत ही आर्ट्स का प्रचलन है। तो मतलब वहाँ पर म्यूजियम्स थे, पार्क्स थे, बहुत बड़े बड़े पार्क्स। स्पेन में एक्चुअली पार्टी सीन भी बहुत अच्छा है, एंड ड्रिंकिंग एज भी लोअर थी। तो यूएस में जैसे हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते थे क्योंकि 21 काफ़ी स्ट्रिक्ट एज है। मतलब लोग तब भी ड्रिंक करते हैं, बट मुझे नहीं करना था क्योंकि आई वॉज लाइक स्कैर्ड। बट स्पेन में इट वॉज लाइक आई थिंक, पता नहीं क्या है, जो भी थी उनकी एज, मैं उससे अबव थी, तो आई कुड ड्रिंक। काफ़ी मज़ा आया था, मतलब इट वॉज लाइक अ really nice like trip and it was a very memorable experience। मैंने ट्रैवल भी किया। जैसे स्टूडेंट्स वहाँ जो होते हैं तो वहाँ पर एक एरास्मस प्रोग्राम होता है, जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, मोस्टली यूरोपियन स्टूडेंट्स आते हैं उसमें, अलग कंट्रीज से, इनका यूएस के भी लोग आते हैं। तो एरास्मस स्टूडेंट्स के काफ़ी इवेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग बस में लद के लाइक 10 घंटे की बस करके हम लोग पोर्चुगल गए थे स्पेन अच्छा। से, और फिर पोर्चुगल में 3-4 दिन हम लोग हॉस्टल में रुके थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ में गए थे। कई लोग फ्रांस जाते हैं डिफरेंट, क्योंकि बहुत एक्सेसिबल है, तो आप जा सकते हो वहाँ पर। वही
यूरोपियन यूनियन का अगर आप एक कंट्री में चले जाते हो तो शेंजन वीज़ा से आप कई सारी कंट्रीज देख सकते हो। तो मतलब बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा मेरा। ओके, जनरली जो लोग इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उनमें ऐसा होता है कि आपको थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, देन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। तो यूएस में भी सेम सिस्टम है? इट्स लाइक चूज योर ओन एडवेंचर लिटिल बिट। अब अगर आपको कोर्सेज लेने हैं समर में तो आप वो ले सकते हो। कई मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको अर्ली ग्रेजुएशन चाहिए था कि वो चाहते थे जल्दी आप जॉब मार्केट में एंटर कर सकते हो, तो उसके भी फ़ायदे होते हैं। तो आप कोर्सेज ले सकते हो समर में, या आप रिसर्च कर सकते हो समर में, या आप मस्ती कर सकते हो समर में या आप इंटर्नशिप कर सकते हो समर में। वो भी अच्छा मतलब एक एवेन्यू है ताकि आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पहले से ही एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो और फिर आपको मतलब पीपीओ या मतलब रिटर्न ऑफर मिल सकता है वहाँ पर। मैंने तो 3 साल इंटर्नशिप्स करी थी, उनके लिए एक प्रोजेक्ट किया था, तो मेरे लिए काफ़ी वो एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि मैं ही थी उस प्रोजेक्ट में काम कर रही थी और मेरे एक मेंटोर टाइप थे। उससे मैंने काफ़ी अपनी नई स्किल्स सीखी एंड उसकी वजह से जब सेकेंड ईयर में जब कंपनीज आ रही थी हमारे कैंपस में, तो उसमें फिर मैं उस इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकी और फिर मुझे माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप मिली। उस इंटर्नशिप के लिए मैं सियाटल गई थी वहाँ पर समर में काम करने के लिए। फिर उसके नेक्स्ट ईयर भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की एंड फिर उसके बाद ग्रेजुएट करने के बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट से रिटर्न ऑफर मिला था, तो मैंने वहाँ पर ही काम किया था। तो यूएस में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज विजिट करती हैं कॉलेजेस में? करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे सीन ऐसा है कि यहाँ पे तो अगर आपको, जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअली कंपनीज में जाके बोलना पड़ेगा कि मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे बल्कि उल्टा है कि वहाँ पे कंपनीज विजिट करती हैं कॉलेज में। आई थिंक बोथ थिंग्स हैपन। तो कई सारी ऐसी कंपनी थी जो जॉर्जिया टेक में नहीं आती थी, तो मैं ऑनलाइन ही उनका अप्लाई किया था मैंने। और कई ऐसी कंपनी थी जो आती थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, जो टेक कंपनी थी, क्योंकि जॉर्जिया टेक बिल्कुल टेक इंस्टीट्यूट है, तो कई उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स थी। इनफैक्ट आई थिंक जिस साल मैं इंटर्न कर रही थी माइक्रोसॉफ्ट में, तो उस साल सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो जॉर्जिया टेक से ही आए इंटर्नशिप्स के लिए। इवन दो उसके बगल में यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन है और बे एरिया में कॉलेजेस हैं, बट उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। तो दैट वाज एन एडवांटेज दैट आई हैड। बट अगर आपके यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पर जो आपको कंपनीज जिनमें आपको अप्लाई करना है वो आएँ, तो आप उनके लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो मैंने एक्चुअली किया था क्योंकि वन थिंग आई नोटिस वॉज कि पहले तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए अप्लाई की थी इंटर्नशिप्स के लिए। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई अंडरग्रेड आई वॉज अप्लाइंग फॉर प्रोडक्ट मैनेजर पोजिशंस। एंड मैंने ये नोटिस किया कि जॉर्जिया टेक की रेपुटेशन वॉज वेरी गुड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न्स। मतलब कंपनीज को ये पता था कि यहाँ से बच्चे अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं रोल, बट प्रोडक्ट के लिए वो नहीं आते थे रिक्रूटमेंट के लिए। प्रोडक्ट रोल्स के लिए मुझे सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता था। तो मुझे याद है मैं जाती थी करियर फेयर्स में और मैं उनसे पूछती थी कि ओके मुझे प्रोडक्ट मैनेजर के चाहिए, तो कहते थे उसके लिए तो हम लोग और दूसरी और यूनिवर्सिटीज़ के पास जाते हैं जो उनके लिए ज़्यादा रेप्यूटेड है। तो वो थोड़ा था। तो जस्ट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी। ओके, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा माइक्रोसॉफ्ट में जब आप इंटर्नशिप के लिए गए? बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि इंटर्न्स को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। एटलीस्ट उस समय प्री कोविड थोड़ा अलग ही टाइम था कि मतलब बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते थे। हम सबको एक्सबॉक्सेस मिले थे दोनों साल, लिटरली इंटर्नशिप के एंड में। एंड हमारी लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड सारे इंटर्न्स को? अब ये नहीं होता, ये बहुत पहले के पहला गया ये जमाना। अगेन ये फिर से अनफॉर्चुनेटली नहीं होता अब कोविड के बाद। काफ़ी इंटर्नशिप्स चेंज हो गई इन जनरल, बट प्री कोविड एक सिग्नेचर इवेंट होता था माइक्रोसॉफ्ट का जिसमें वो प्राइवेट कॉन्सर्ट करते थे। अच्छा। आर्टिस्ट को बुलाते थे और सरप्राइज होता था सिर्फ इंटर्न्स के लिए। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के जो भी इंटर्न्स थे सब आते थे उनके रेडमंड कैंपस में। एक सिग्नेचर इवेंट होता था। तो फर्स्ट ईयर आई सॉ चेन स्मोकर्स, उन्होंने प्राइवेट कॉन्सर्ट किया था हमारे लिए। फिर सेकेंड टाइम जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी तब पिटबुल आया था। वाह यार। सो या बहुत ही अमेजिंग था। एंड आई थिंक लाइक दे आर एंटाइसिंग यू कि फुल टाइम में तुम आ जाओ हमारे पास, बिकॉज दे नो कि कई लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे। मे बी दे आर गेटिंग रिक्रूटेड बाय गूगल और अमेजॉन और समथिंग, सो दे वॉन्ट यू टू हैव अ रियली गुड एक्सपीरियंस। फिर फुल टाइम में व्हेन यू एंटर लाइक इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज एक्चुअली में आप काम कर रहे होते इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग एन इंटर्न। बट मतलब मेरा एक्सपीरियंस एट माइक्रोसॉफ्ट इज रियली गुड इन जनरल। यार ये अच्छी चीज़ है। ये मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि ऐसे कोई एक कंपनी प्राइवेट कॉन्सर्ट्स करा रही है। आई नो, या एंड आई हर्ड कि फेसबुक भी ऐसे ही करती थी उस समय। अच्छा। प्राइवेट कॉन्सर्ट या मतलब और बोट पार्टीज। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीवीपी थे, कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने हम सारे इंटर्न्स को जो उनकी ऑर्ग में थे इंटर्न्स उनको बुलाया था घर पे। एंड ही हैड लाइक अ ह्यूज मैसिव हाउस लाइक ऑन द लेक एंड उनकी अपनी बोट थी।
तो हम सबको बोट राइड पे ले गए थे। Nice. लाइक उन्होंने स्पेशली शेफ बुलवाया था हम सब के लिए, तो लाइक वी कुड प्लेस आवर ऑर्डर जो भी हमें मन था। मतलब इट वाज लाइक काफ़ी मस्ती थी, एंड लाइक यू स्टिल डिड लॉट ऑफ वर्क एज वेल, बट इट वाज मोर और लेस जस्ट लाइक अ रियली फन टाइम टू मीट पीपल, टू गेट टू नो कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, टू फॉर्म मेंटरशिप रिलेशनशिप्स। और एक ये इस चीज़ के लिए भी कि अगर आप फुल टाइम ज्वाइन करना चाहो कि कंपनी इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स कराती है, तो कभी कभी लोगों को एक वही चीज़ अच्छी लगती है कि यार कंपनी तो अच्छी है, तो क्यों ना इसको फुल टाइम ज्वाइन कर लिया जाए। एग्जैक्टली, या नाइस। तो वही उनका इंसेंटिव भी होता है। हाँ। आई थिंक आफ्टर कोविड काफ़ी कंपनीज ने एक्सपेंसेस कम कर लिए, तो अब ये सब इतना नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो सैड। सैड। सैड लाइफ। सो राइट, तो इंटर्नशिप के बाद जैसे प्लेसमेंट्स तो कंपनी विजिट करती हैं जैसे कॉलेजेस में, तो अभी जैसे मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कुछ कंपनीज आती हैं जो बल्क में लेके जा रही हैं कंप्यूटर साइंस के बच्चे, 100 150 बच्चे लेके चली जाती हैं, और मेजर चंक तो ऐसा है कि जो अनएम्प्लॉयड है, जिनको कॉलेज से प्लेसमेंट ही नहीं मिलती। तो यूएस में आपका प्लेसमेंट का सीन कैसा था? अगेन आई वुड से बहुत लकी थे मेरा बैच कि हम लोग प्री कोविड ग्रेजुएट करें, लाइक 2019 में जो बिल्कुल बूम था। मतलब हमें कोविड क्या चीज़ है पता भी नहीं था, मतलब हम लोग बहुत ही अपना एक क्लाउड में जी रहे थे, राइट। मुझे एग्जैक्टली स्टेटिस्टिक्स नहीं याद है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई न्यू हैड अ रिटर्न ऑफर और दे गॉट एन ऑफर लाइक विद इन द फर्स्ट 3-4 months ऑफ ग्रेजुएटिंग। तो ये मतलब बहुत अच्छा सीन था। अब तो मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बिल्कुल ही लुक्स वेरी डिफरेंट टेक इंडस्ट्री में। मैं तो जानती हूँ लोगों को जो ग्रेजुएट कर चुके हैं 1 साल पहले, पर उनको जॉब नहीं मिली है, तो इट्स वेरी डिफरेंट नाउ। बट हम लोग बहुत ही अच्छे टाइम पे ग्रेजुएट करे, इकोनॉमी बिल्कुल बूम में थी। तो यार गीतिका, आपके कंप्यूटर साइंस का बैच स्ट्रेंथ कितना था? मेरे 2019 बैच में टोटल अबाउट 3000 लोग थे। जॉर्ज टेक काफ़ी छोटा इंस्टीट्यूट भी है, और उसमें से CS वाले तो काफ़ी थे, मेरे ख्याल से 500 to 1000 होंगे। ओके, एंड सबका प्लेसमेंट हो गया था? मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों का हो गया था, बट कई थे जिनका नहीं भी हुआ था, बट बहुत अच्छी इकोनॉमी थी उस समय, कई लोग हायर कर रहे थे, तो सबकी लगी गई थी मोर और लेस। मुझे ऐसे याद नहीं है किसी के जिसकी कई महीनों बाद नहीं लगी थी। और आई थिंक जिन लोगों ने थोड़ा स्ट्रगल किया था वो किसी और मेजर के थे, किसी और ब्रांच के थे, जैसे सिविल या मैकेनिकल या केमिकल इंजीनियरिंग, उनमें थोड़ी ज़्यादा फाइट थी। अगर कंपनी विजिट करती है यूएस में कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, तो क्या प्रोसेस रहता है प्लेसमेंट का? थोड़ा सा अगर ब्रीफली अगर उसको थोड़ा सा बता पाओ, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा सीन है कि पहले आपका रिटर्न होगा, राइट, तो उसमें बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं, फिर जीडी होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर HR राउंड होगा, तो वहाँ पे भी ऐसा ही प्रोसेस होता है? हाँ, वेरी सिमिलर। वहाँ पर आई वुड से HR पहले राउंड होता है। Okay. पहले आप HR से बात करेंगे, फिर उसके बाद कई बार हायरिंग मैनेजर से सेकंड राउंड होता है। प्री कोविड वो आपको फ्लाई आउट कर जाते थे ऑन साइट इंटरव्यू के लिए। तो मैं जब माइक्रोसॉफ्ट का जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तब मैं सियाटल, मुझे उन्होंने फ्लाई आउट करवाया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी, ऑल पेड फ्रॉम द कंपनी। एज अ 19-year-old इट वाज लाइक वाओ, मज़ा आ रहा है या। एंड उसके बाद फिर ऑन साइट 5-6 राउंड्स का इंटरव्यू था, एंड देन यू फाइंड आउट लाइक 2-3 वीक्स लेटर कि कैसा आपका हुआ कि नहीं हुआ। तो आई वुड से सिमिलर ही होता है काफ़ी। लाइक उसमें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे, कई सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस थे। बेसिकली आपका एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन चेक करना चाहते हैं, एंड देन फाइनली चेकिंग कि आपका कल्चर फिट होगा कि नहीं इस कंपनी में। तो आपका प्लेसमेंट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में? हाँ, तो मेरा एक्चुअली रिटर्न ऑफर था या PPO, क्योंकि मैंने वहीं इंटर्नशिप की थी। तो मेरी जो टीम थी उन्होंने मुझे एक्सटेंड कर दिया था ऑफर। बट मैंने और कंपनीज में भी अप्लाई किया था। तो मैंने फेसबुक में अप्लाई किया था और मैंने गूगल में अप्लाई किया था उस समय। तो मेरा फेसबुक में हो गया था सिमिलर प्रोसेस, HR फिर टेक्निकल फिर ऑन साइट। बट फेसबुक में मुझे वो रोल इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट का लिया था। बट मुझे गूगल का भी इंटरव्यू आया था, मैं फाइनल राउंड तक पहुंची थी। उसमें भी सिमिलर प्रोसेस था। मैंने तो ट्राई किया था कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों डिस्पाइट हैविंग अ रिटर्न ऑफर, क्योंकि मतलब आपके पास टाइम होता है, यू लाइक कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं, और ऑप्शन क्या, या था? एग्जैक्टली, और क्या बेटर ऑप्शन। नाइस। तो क्या प्रोफाइल था आपका वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में? फुल टाइम मैंने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया था। मैं प्लेटफॉर्म टीम में थी, तो ऑफिस 365 जो है माइक्रोसॉफ्ट का स्वीट, उनका जो डेटा प्लेटफॉर्म है उसमें मैं थी। तो क्योंकि मेरा काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो उससे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से स्विच किया था, तो उन्होंने मुझे टेक्निकल टीम में ही प्लेस करा था। एंड मुझे अच्छा भी लगा था वो एक्सपीरियंस। मैंने अबाउट 1 year वहाँ पर काम किया था। मतलब प्रोडक्ट मैनेजर की जो जॉब होती है उस समय काफ़ी यूनिक भी थी। मतलब अब तो काफ़ी लोगों को पता है कि प्रोडक्ट
लोग क्या करते हैं, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में आई रिमेम्बर फुल टाइम जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे तब देयर वर लाइक मे बी 10 ऑफ अस टोटल, जो मुझे याद है जॉर्जिया टेक से, जो प्रोडक्ट इंटर्नशिप्स या प्रोडक्ट फुल टाइम रोल कर रहे थे, मतलब मेरे जान पहचान के लोग। तो काफ़ी कम था। इनफैक्ट कई लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल नहीं मिला इसलिए तुम प्रोडक्ट कर रहे हो। तो ऐसी थोड़ी इमेज भी थी कि नेगेटिव, कि इसको नहीं रोल मिला। बट अब मुझे लगता है कि अब जो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे हैं कि हम प्रोडक्ट में कैसे स्विच कर सकते हैं। तो अब थोड़े इमेज भी रिवर्स हो गई। मतलब ट्रेंड्स डिफरेंट होते हैं हर साल, मतलब जस्ट चेज व्हाट यू एक्चुअली केयर अबाउट ना। तो प्रोडक्ट मैनेजर के जो रोल होता है उसमें बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग वॉइस ऑफ द कस्टमर, ठीक है, क्योंकि आपकी टीम में आप कई लोगों के साथ काम कर रहे होते हो। आप इंजीनियरिंग टीम, डिज़ाइन, यूएक्स रिसर्च, इन सब लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, सारे टीम्स को जो लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, इन सबको बेसिकली कोऑर्डिनेट करने के लिए एक प्रोडक्ट पोजीशन होती है, वाइल ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो बेसिकली जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो रोल है वो डिफाइन करता है कि हाउ विल वी बिल्ड समथिंग। कुछ अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो आप कैसे बिल्ड करें। तो प्रोडक्ट रोल जो होता है वो डिफाइन करता है कि हम क्या बिल्ड करें। तो स्ट्रैटेजी आ जाती है उसमें कि मार्केट एनालिसिस क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर ट्रेंड्स क्या हैं, यूज़र ट्रेंड्स क्या हैं। तो काफ़ी यूज़र रिसर्च भी करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स, एंड काफ़ी यूज़र रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी सारे डेटा एनालाइज करते हैं कि क्या हम फीचर इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जो कि हमारे जो कस्टमर बेस है उसको एक्सपैंड करें और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उनको खुश रखें। तो बेसिकली अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या हमें करना चाहिए नेक्स्ट। तो ये मुझे प्रोडक्ट रोल काफ़ी वर्सेटाइल लगता है, क्योंकि इसमें आप मंडे को किसी मार्केटिंग टीम से बात कर सकते हो, ट्यूसडे को आप लीगल टीम से बात कर रहे हो, वेंसडे को आप कोई प्रोटोटाइप बना रहे हो डिज़ाइनर के साथ, थर्सडे को आप इंजीनियरिंग टीम के साथ बात करो कि आर्किटेक्चर कैसे होगा, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट समथिंग, फ्राइडे को आप डेटा एनालाइज कर रहे हो। मतलब योर डेज लुक वेरी डिफरेंट। मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ जल्दी, तो मुझे अपने लिए काफ़ी अच्छी जॉब लगी कि आई कैन वेरी माई शेड्यूल एंड जस्ट वर्क इन डिफरेंट थिंग्स। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं हो जाता ये? या आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। तो ये मुझे आई थिंक लाइक 3-4 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट रोल है उसमें एक्सपर्टीज फॉर्म करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपका एक टेंजिबल प्रोडक्ट है कि ये मेरा कोड है, ये मैंने लिखा है। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आपका एक टेंजिबल प्रोडक्ट है कि ये डिज़ाइन मैंने बनाई है, राइट। ठीक है। अगर आप यूएक्स रिसर्च हैं तो आप बोलेंगे कि ये यूजिबिलिटी टेस्ट मेरा बनाया हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है। तो प्रोडक्ट में ये बताना कि मेरे क्या एग्जैक्टली टेंजिबल प्रोडक्ट है, ये थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, जो एंड रिजल्ट है आप बोल सकते हो कि ये, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा है, बिकॉज कितने लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये मुझे लगता है कि इंडिविजुअली थोड़ा डीमोरलाइजिंग था फॉर मी समटाइम्स कि मेरा टेंजिबल इम्पैक्ट क्या है, पर्सनली जो मेरी इंडिविजुअल मेरिट वो किस चीज़ में आ रही है, बिकॉज मेरा जो वर्क है इट्स डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर पीपल। तो ये थोड़ा आई थिंक ट्रेड ऑफ है। प्रोडक्ट में एक सेइंग भी है कि यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। जस्ट समथिंग टू कंसिडर अगर आप कभी इस रोल में देख रहे हो तो। राइट। तो यार जैसे कि आपने बताया कि इंटर्नशिप में तो वो काफ़ी सारे आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको पैम्पर कर रहे हैं कि ये बंदा परमानेंट हमारे यहाँ ज्वाइन कर ले। उसके बाद सीन कैसे चेंज हुआ जब आपने परमानेंटली माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली? तो उसके बाद कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया? काफ़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो यू फील लाइक एन अडल्ट। ऐसा नहीं कि मैं 3 महीने में काम जो भी करूँ और फिर निकल जाऊँ। ऐसा 3 महीने में फरार वाला सीन नहीं है। आपको रहना है, आपको प्रमोशन के लिए काम करना है। बेसिकली जो आपका वर्क है इट विल फॉलो यू अराउंड। आपके जो कनेक्शंस हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, मेरे जो आज भी मैनेजर्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, एडवाइस लेती हूँ, एंड दे हैव रिकमेंडेड मी फॉर लाइक प्रोग्राम्स फॉर कंपनीज। आपका बेसिकली प्रोफेशनल नेटवर्क स्टार्ट हो रहा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है। आई वुड से ऑब्वियसली ऐसे लैविश इवेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट तब भी मतलब प्री कोविड माइक्रोसॉफ्ट वॉज लाइक वेरी वेरी पैम्परिंग स्टिल इवन फॉर फुल टाइम पीपल। हमारी एनुअल पार्टीज होती थी, काफ़ी अच्छा था, मतलब क्रिसमस पार्टी एंड सब। वो भी बोट पे थी आई थिंक, या कुछ, मतलब उसमें उन्होंने जिमनास्ट बुलाए थे। आई रिमेम्बर इट वाज लाइक आई फेल्ट लाइक कि कहाँ मैं आ गई हूँ। मतलब इट वाज लाइक माय ड्रीम टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट एज वेल। तो ऐसा मुझे लिटरली आई फेल्ट दैट एवरी डे दैट आई वाज देयर। बहुत अच्छी कंपनी है, लाइक आई लव द मिशन एंड पीपल रियली ट्राई टू लाइक डू देयर बेस्ट फॉर अदर्स। ओके। तो नॉर्मली वर्क कल्चर कैसा था? क्योंकि इंडिया में अभी सीन ऐसा है कि लोग काफ़ी ज़्यादा ना फेड अप हो जाते हैं अपने बॉसेस से जो उनके सीनियर लेवल पे हैं, कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। एंड जो वर्किंग आवर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग
प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी हेक्टिक है, वो पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल प्रेशर है लोगों के ऊपर। तो यूएस में भी सेम सीन है या यूएस में थोड़ा सा ईज आउट है? आई वुड से इन जनरल बेटर है हर रोल के लिए। जैसे कंसल्टिंग में लोग बहुत काम करते हैं, बट मैंने जो सुना है कि यूएस में कंसल्टिंग तब भी बेटर है देन इंडिया। या जैसे इंजीनियरिंग में भी लोग बहुत काम करते हैं, डिपेंडिंग अगर स्टार्टअप्स में स्पेशली, बट तब भी व्हाट आई हर्ड इज कि इन जनरल बेटर है, जस्ट एनेक्डोटली। बट आई वुड से कि यूएस में भी रियली वेरीज कि आप किस कंपनी में, अगर आप स्टार्टअप में हैं 10% स्टार्टअप और 100% स्टार्टअप, मतलब इट रियली वेरीज कि कितनी ग्रोथ हो रही है एंड आप खुद कितने एम्बिशियस हैं। माइक्रोसॉफ्ट इन जनरल उस समय एटलीस्ट प्री कोविड वॉज नोन फॉर गुड वर्क लाइफ बैलेंस। तो पीपल वर वर्किंग बेसिकली 9 to 5, मे बी 9 to 7, 9 to 6। तो मतलब काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है इन जनरल। फिर जब कोविड के दौरान थोड़ा चेंज हो गया था सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली यूजेज बहुत बढ़ गया था। और कोविड से जस्ट पहले मैंने स्विच कर लिए थे अपनी टीम। पहले मैं ऑफिस 365 डेटा प्लेटफॉर्म में थी, फिर मैंने स्विच कर लिए थे टीम्स में। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जब मैंने स्विच किया था तब तो किसी को पता नहीं था। मुझे याद है मैंने मम्मी को बताया था कि मैंने नई टीम ज्वाइन कर ली। मम्मी वाज लाइक कि कहाँ है, मतलब मैंने सुना भी नहीं है नाम, तो मैं पावर पॉइंट पे क्यों नहीं काम कर लेती, मैंने एटलीस्ट सुना हुआ है। फिर 3-4 महीने बाद जब कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया, लोगों ने टीम्स स्टार्ट करा, तो मम्मी का मुझे खुद फ़ोन आया कि जो हमारे जो नेबर की जो बच्चा है वो उनके स्कूल में टीम्स ही यूज़ टीम्स यूज हो रहा है। राइट। तो एकदम से इतना यूजेज बढ़ गया, तो बहुत ही एक्साइटिंग था वो मेरे लिए। इट वाज लाइक अ रॉकेट शिप। आई वाज जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो यार कोविड के टाइम पे तो फिर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड भी बढ़ा या होगा, क्योंकि करेक्ट, सडनली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लोगों ने टीम्स यूज़ करना स्टार्ट करा था। हाँ, उस समय तो काफ़ी बढ़ गया था एंड आई रिमेंबर काफ़ी लोग बर्न आउट हो गए थे। मैं खुद भी आई फेल्ट बर्न आउट बाय द एंड ऑफ 2 years ऑफ डूइंग दैट। उस समय काफ़ी कंपेटिटिव स्पेस भी थी। Zoom was a big competitor. There were so many other players in the industry. Google like Meet. Google Meet was there, like WebEx, Cisco का. So there was so much happening कि you had to be on top of the industry. And Microsoft Teams थोड़ा late भी enter करा था उस समय. Like Zoom had existed 7 years prior. बट ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट का पूरा इतना एडवांटेज भी था कि दे ऑलरेडी हैड अ कस्टमर बेस। काफ़ी मुश्किल तो था मतलब काम करना उस समय, बट एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी एनर्जाइजिंग, वेरी रिवॉर्डिंग, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर तो हमेशा ही वॉइस ऑफ कस्टमर लाने की कोशिश करते हैं राइट टीम के पास। तो मैं कस्टमर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती थी। तो मुझे याद है कि मैं वर्चुअल मैथ क्लासेस में बैठती थी देखने के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे रेज हैंड कर रहे हैं। रेज हैंड मैंने एक फीचर था जिसमें मैंने काम किया था। रिएक्शंस फीचर पे काम किया था। ब्रेकआउट रूम्स मेरा हाईलाइट फीचर था जिससे मैंने काम किया था। कैसे लोग ब्रेकआउट रूम्स में भेज रहे हैं, टीचर्स भेज रही हैं स्टूडेंट्स को, क्या उनकी डिफिकल्टीज हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम उसमें। तो मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज में भी बैठती थी, वर्चुअली होता था सब कुछ। तो मुझे इन्वाइट करते थे कि आप आओ देखो। हम लोग भी खुद ही स्कूल से बात करते थे कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है। एंड देन फिर मैं कई सारे जो कंपनीज थी उनकी ऑब्वियसली मीटिंग्स तो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट मैं उनसे बहुत बातें करती थी कि कैसे आप लोग यूज़ करते हो। अगर कोई नॉन कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी तो मुझे बुला भी लेते थे। फिर मैं देखती थी कि क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनका एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता था कि कोविड में लोग लॉकडाउन हो चुके हैं, सब लोग, कोई ऑफिस नहीं जा पा रहा है, कोई अपने डॉक्टर से नहीं बात कर पा रहा है, कोई अपने किसी से भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा है अपने टीम मेंबर्स से, या स्टूडेंट्स नहीं जा पा रहे हैं स्कूल में। एंड बिकॉज ऑफ टीम्स या जूम, मतलब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफ दीज दे आर एबल टू एक्चुअली डू व्हाट दे नीड टू डू। तो हाँ, जब आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में काम करते हो जिसमें इतनी दिट्स एड्रेसिंग अ वेरी एसेंशियल नीड उस समय की, तो बहुत एनर्जाइजिंग लगता है। तो एवरी डे आई रिमेंबर जस्ट वेकिंग अप वेरी एक्साइटेड कि काम बहुत था बट आई वाज लाइक सो एक्साइटेड। वीकेंड में मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है। दैट्स समथिंग दैट आई रियलाइज दैट इन माई ड्रीम करियर आई वॉन्ट दैट, कि आई वॉन्ट समथिंग दैट जिसमें मैं टेंजिबली देख सकती हूँ कि क्या इम्पैक्ट है एंड थोड़ा मिशन ओरिएंटेड है। नहीं यार, अच्छी बात है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात बोलना चाहूँगा कि थैंक्स आप जैसे लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करा, क्योंकि कोविड के टाइम में तो हेल्प हुई है, बट अभी जैसे मैं इंडिया का सिनेरियो बताऊँ कि अभी दिल्ली एनसीआर में स्कूल्स बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो उनकी एजुकेशन पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, कि ऐसा नहीं है कि गैप आ रहा है, जब स्कूल खुलेंगे तब खुलेंगे, बट एटलीस्ट कि उनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो ऑल थैंक्स टू यू एंड पीपल लाइक यू। Yeah, no, I think like it was such a
अनबिलीवेबली पावरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल कि मैं ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर पा रही हूँ। नाइस। तो गीतिका, कभी चांस मिला बिल गेट्स से मिलने का? आ बिल गेट्स तो नहीं, पर मैं सत्या नडेला से मिली थी। ओके। मैं एक बार, हमारा इंटर्न फेयर था तो उसमें सत्या आए थे, एंड देन बस उन्होंने जस्ट सेड गुड जॉब। ओके। लाइक तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। मीन ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ एंड ही इज़ वेरी ओपन लोगों से बात करने में, एंड इंटर्न से भी वो काफ़ी इंटरेक्ट करते थे उस समय। फुल टाइम में मैंने उनको काफ़ी देखा है, तो काफ़ी इवेंट्स में आते थे जो हमारे कंपनी के होते थे। गीतिका, मेरे को ना अब थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन अपना शिफ्ट करना है फ्रॉम योर प्रोफाइल टू वीज़ा, क्योंकि अभी ये ना एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। लोगों को वीज़ा लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, स्पेशली यूएस वीज़ा। आप 9 साल पहले चले गए थे, 10 साल पहले, एंड आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और अभी जो लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको पता होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब मैं गई थी, एंड जब अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए जाते हो तो आप एक F1 वीज़ा में होते हो, तो एक स्टूडेंट वीज़ा होता है। अब तो वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है एक्चुअली। आई हर्ड कि मेरी फैमिली में कुछ लोगों का जैसे डिनाई हो गया है या टाइम लगता है काफ़ी। कोविड में लोगों का हो ही नहीं रहा था F1 वीज़ा इशू। उस समय 9 ईयर्स पहले काफ़ी ईजी था। अगर आप अच्छी अक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका F1 वीज़ा मिल जाएगा आपको। अगर आपका स्टेम प्रोग्राम में, स्टेम यानी साइंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में, इंजीनियरिंग प्रोग्राम में तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी आप काम कर सकते हैं। एक वैसे ओपीटी मिलता है 1 साल काम करने के परमिशन। किसी भी मेजर में, किसी भी ब्रांच में अगर आपने ग्रेजुएट किया यूएस से तो आप 1 साल काम कर सकते हैं। बट अगर एडिशनली आपको काम करना है तो एक स्टेम ओपीटी होता है। अगर आपने किसी साइंस इंजीनियरिंग, तो उनको बढ़ावा देने के लिए कि जिन लोगों ने इन फील्ड्स में काम किया है, तो मोस्टली जो इंडियंस होते हैं वो इन्हीं फील्ड्स में होते हैं। मोस्टली वो कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद फिर वो स्टेम ओपीटी परस्यू करते हैं, एंड उसके बाद फिर स्टेम ओपीटी लास्ट करता है आपका 2-3 साल, एंड उसके बाद बेसिकली यू कैन नॉट स्टे इन द कंट्री एंड वर्क अनलेस आप एक वर्क वीज़ा पे शिफ्ट करें। तो अभी तक आप स्टूडेंट वीज़ा पे चल रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा के जो एक्सटेंशंस हैं, उसके बाद फिर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन वर्क वीज़ा है वो है H1B। तो H1B एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा होता है। आपके एम्प्लॉयर अप्लाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू, और उसके भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो हर कंपनी नहीं अप्लाई कर सकती H1B के लिए। सो दैट वाज वन थिंग जो मुझे पता नहीं थी जाते वक्त, कि जब आप अप्लाई करें तो आप ऐसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो स्पॉन्सर करती हों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो मुझे याद है मैं करियर फेयर में जाती थी अपने जो जॉर्जिया टेक के, एंड लिटरली 3 in every 4 कंपनीज वुड बी लाइक वी डोंट स्पॉन्सर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो। इसलिए काफ़ी मुश्किल था। तो ये ऐसे बड़ी कंपनीज जो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये लोग स्पॉन्सर करती हैं रेगुलरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो इसमें ही आप देखेंगे कि काफ़ी लोग होते हैं। एंड ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कि अगर आपको H1B वीज़ा लेना है तो आपको ऐसी कंपनी में अप्लाई करना है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर एक्सेप्ट करती हो, स्पॉन्सर करेक्ट। करती हैं। जब जा रहे होते हैं स्पेशली अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, इवन लाइक मास्टर्स में भी मैं जानती हूँ लोगों को जो जाते हैं, देन दे डोंट थिंक अबाउट दिस। मतलब इतना आप फ्यूचर में नहीं सोचते हो ना, आप बस ये सोचते हो कि जॉब लग जाएगी क्या मेरी ग्रेजुएट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद भी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो H1B वीज़ा है वो एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। ओके। like every year it has become harder and harder to get the H1B lottery। तो काफ़ी मुश्किल होता है। आई गॉट लकी कि मेरा सेकेंड ट्राई में हो गया था, फर्स्ट टाइम में मेरा नहीं हुआ था H1B। बट थैंकफुली मेरा स्टेम ओपीटी उस समय चल रहा था। तो बेसिकली आप 3 बार ट्राई कर सकते हो H1B, क्योंकि उसके बाद आपका स्टेम ओपीटी एक्सपायर हो जाता है। आई नो काफ़ी मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, बट एक बार आपका स्टेम ओपीटी एक्सपायर हो गया तो आप H1B अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पर रह करके। आप वापस आ सकते हो इंडिया या किसी और कंट्री जा सकते हो, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। पर अगर आपको यूएस में ही रहना है तो आपका H1B लग जाना चाहिए बेसिकली 3 ट्राइज में। तो जब तक आपका स्टेम वीज़ा है हाँ बेसिकली तब तक आप अप्लाई 3 कर बार ही सकते अप्लाई कर सकते हो अप्लाई करें, H1B हाँ के लिए। हाँ। एंड उसके चांसेस काफ़ी लो हैं। जैसे 2023 में लेस देन 10% ऑफ एप्लीकेशंस गॉट सिलेक्टेड फॉर H1B। बेसिकली लॉटरी है, तो किसकी लग जाए मतलब यू जस्ट डोंट नो। या ओके। एंड जिनका नहीं होता है, सपोज कि 3 बारी में भी नहीं हुआ हाँ हाँ। एंड स्टेम भी एक्सपायर हो गया, फिर देन उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई लोग कनाडा जाते हैं। अब तो कनाडा का भी रिसेंटली 2024 में काफ़ी डिफरेंट हो गया इमिग्रेशन सिस्टम। बट वर्क वीज़ा का आई हर्ड कि सिमिलर ही है। बट मोस्टली पीपल गो टू कनाडा किसी नेबरिंग सिटी में, और वहाँ पर वो काम करते हैं। देन 1 साल के बाद दे कैन अप्लाई फॉर L1 वीज़ा, एक और होता है वर्क वीज़ा टाइड टू योर एम्प्लॉयर, और फिर वो वापस यूएस आ सकते हैं। और फिर यूएस में आके वो
H1B के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आई बिलीव कनाडा से भी अप्लाई कर सकते हैं H1B के लिए। मतलब बेसिकली आपको अपना घर बार छोड़ करके क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर आप H1B के लिए अप्लाई करो 3 साल, तो आपका अगर कोर्स से अंडर ग्रेड किया आपने 4 साल का, फिर उसके बाद 3 साल आप ये कर रहे हो OPT, तो 7-8 साल तो आप रह चुके हो US। अगर आप मास्टर्स भी कर रहे हो तब भी लाइक 5-6 साल ऐसे आप रह चुके हो, राइट। 5-6 साल बाद जस्ट टू फाइंड आउट कि ओके मुझे सब कुछ छोड़ करके मुझे किसी और कंट्री ही जाना है, फिर से कल्चर शॉक, फिर से सब कुछ, नए फ्रेंड्स, नए फैमिली, मतलब फैमिली तो शायद हो या ना हो वहाँ बिल्कुल पर, न्यू एनवायरनमेंट। या बिल्कुल नया एनवायरनमेंट, एंड कैनेडियन पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, तो मतलब इतना चांसेस कम होते हैं कि आपको इंडियन कम्युनिटी मिल जाए, इतने फ्रेंड्स हो, अनलेस आप किसी पॉपुलर सिटी में जा रहे हो। वो काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो चुका है, मेरी फैमिली में भी, तो इट्स अ वेरी टफ ट्रांजिशन कि आप जाओ वहाँ पर, एंड उसके भी गारंटी नहीं है कि आप वापस आ पाओगे, एंड देन वापस आके फिर से आपका H1B हो जाएगा। एंड देन वन थिंग दैट आई वांट टू लाइक ब्रिंग अप इज कि H1B अगर जैसे आपकी लग भी गई लॉटरी, राइट, फिर आप H1B वीज़ा होता है 6 years का, तो 3 years के बाद आप रिन्यू कर सकते हो उसको एक और बार, तो 6 साल बेसिकली आप काम कर सकते हो। एंड H1B में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप जैसे अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते, आई बिलीव मोर देन 60 days। अच्छा। तो जैसे अगर ले ऑफ्स हुए, बहुत सारे ले ऑफ्स हुए थे, राइट, कोविड के बाद, फिर 2023 2024 में अभी भी हो रहे हैं ले ऑफ्स, तो पीपल गॉट वेरी अफेक्टेड। तो मेरे कई फ्रेंड्स थे जो ले ऑफ्स के बाद दे हैड टू कम बैक एंड जस्ट अप्लाई फ्रॉम इंडिया या अप्लाई फ्रॉम अनदर कंट्री एंड जहाँ उनके की पास अभी है H1B वीजा, H1B वीज़ा है, पर क्योंकि वो रह नहीं सकते वहाँ, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको वापस आना पड़ेगा। वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना आप ओवरस्टे कर लोगे अपना, फिर आपका इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप ओवरस्टे तो इलीगल हो जाएगा, तो इसलिए उनको वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने अप्लाई करते रहे यहीं से या कहीं जहाँ से भी वो थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फिर जब उनकी जॉब लगी तब फिर वो वापस आई US। एंड मैं जिन लोगों की बात करें, दे आर वेरी हाई अचीविंग, बहुत ही मतलब अच्छे कॉलेजेस के हार्ड वर्किंग लोग हैं, बट दे आर अफेक्टेड डीपली बाय द इमिग्रेशन सिस्टम। तो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड अगर आप US जाने का सोच रहे हैं, कि इमिग्रेशन सिस्टम इज़ नॉट काइंड, स्पेशली इंडियन नेशनल्स के लिए। H1B जैसे आप रिन्यू कर रहे हैं, राइट, मैं बोल रही थी कि 6 साल का होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको बार बार रिन्यू कर सकें, मतलब 6 साल के बाद भी आप अगर रहना चाहते हैं US में, तो आपके एम्प्लॉयर को अप्लाई करना पड़ेगा आपके ग्रीन कार्ड के लिए बेसिकली। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बोलते हैं, उसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, EB1 EB2 EB3 करके, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस ही 2-3 साल का होता है। ओके। तो मतलब आपको उस सेम एम्प्लॉयर के पास रहना पड़ेगा, उस सेम एम्प्लॉयर में आपको काम करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए विदाउट एनी गैप, तब तक वो अप्लाई करेंगे। आपका पर्म एप्लीकेशन होती है, फिर I-140 आता है आपका, एक मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एंड अगर आप बीच में ले ऑफ हो गए तो स्टार्ट अगेन, बैक टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करना। हाँ, बैक टू जीरो, फिर से स्टार्ट करो। और अगर आपके 6 साल हो गए इस सब में, तो फिर टू बैड। और लेट्स से आपको जैसे आपको जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैनेजर गंदा है, या जो भी है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ दिया तो आपको यू हैव टू स्टार्ट अगेन। एक ऐसे शैकल्ड सी फीलिंग महसूस होती है। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है। एक तो मेरी फ्रेंड है सौंदर्या बालासुब्रमण्यम उसका नाम है, उसने एक बुक भी लिखी है अनशैकल करके। तो बेसिकली उसने डिस्क्राइब किया है कि जो इमिग्रेंट जर्नी है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम इंडिया, एंड कैसे आप अपने आप को अनशैकल कर सकते हैं फ्रॉम द इमिग्रेशन सिस्टम थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। उसने काफ़ी जर्नी के डिस्क्राइब किया, सो दैट्स ऑल्सो गुड बुक दैट आई वुड रेकमेंड। यार कृतिका, ये तो यार काफ़ी सैड सिचुएशन लग रही है वहाँ पे स्टूडेंट्स की। मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई एक बार ही जो US चला गया कि लाइफ तो सेट है, बट अभी आपसे बात करके मेरे को पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, और कितना ज़्यादा मतलब एक लक फैक्टर भी है कि अगर लग गया वीज़ा तो लग ही गया, नहीं लगा तो क्या करोगे, मतलब क्योंकि लॉटरी चल रही है ना वहाँ तो H1B में तो। हाँ, और लॉटरी के बाद भी एक बार H1B हो गया, उसके बाद भी आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। अब जैसे काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने कोविड के बाद मना कर दिया कि हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं करेंगे आपके, तो अगर आपका 6 साल में आपका H1B खत्म हो गया, बाय बाय। एंड बड़े बड़े आई बिलीव अमेजोन ने भी ऐसा बोला है। मतलब काफ़ी इमिग्रेशन एंग्जाइटी हो जाती है लोगों में, जो दिस लाइक पार्ट ऑफ लिविंग एज एन इमिग्रेंट एट दिस पॉइंट। एंड मुझे लगता है कि वन थिंग पीपल डोंट रियलाइज इज कि जब आप जाते हो वहाँ पर, आपको लगता है कि देयर इज अ फीजिबल पैथ, एंड होता है, देयर इज अ पैथ टू सिटीजनशिप, टू ग्रीन कार्ड फॉर people who are working and going for studies, right? There is a path, but वो path काफ़ी complicated है। and as the years go on, जैसे मैंने notice किया अपने आप में 9 years में, it starts wearing down on you। मतलब और भी लोगों में मैंने नोटिस किया कि आपका
लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाती आपकी, आप घर नहीं खरीद सकते कुछ, आपको पता नहीं कि आप कब आप कब रह भी कब पाओगे कि H1B नहीं। आपका चला जाए और राइट। फिर आपको बेचना पड़े सब कुछ या कुछ और करना पड़े। और ऐसे मेरे कुछ जानने वाले हैं जिनके कपल्स सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज एक का H1B लगा एंड उनकी शादी नहीं हुई है, तो मे बी दे कैन नॉट स्टे लीगली, द पार्टनर कैन नॉट स्टे, तो वो कनाडा में है, ये यूएस में है, लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, या मैरिड भी हैं तो मे बी H1B अगर आपका पार्टनर के पास है तो आपको H4 वीज़ा मिल सकता है, अगर आपका खुद का H1B नहीं है या कोई और वीज़ा नहीं। बट H4 भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा है, आई बिलीव करंटली यू कैन वर्क ऑन इट, बट इन द पास्ट देयर हैज बीन डिबेट कि आप उसमें काम कर सकते हो कि नहीं H4 वर्कर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी भी हुई है तब भी आप सेपरेट रहो बिकॉज आपको दोनों को काम करना है। मैं एक जानती हूँ एक फैमिली को भी जिनका बच्चा भी था, लाइक दे गॉट सेपरेटेड बिकॉज लाइक फिजिकली दे हैड टू लिव अपार्ट फॉर अ वाइल बिकॉज उनका इमिग्रेशन का पंगा चल रहा था। तो मतलब इट रियली स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू एज यू ग्रो। मैं जैसे पहले बता रही थी, जो स्टूडेंट्स यू नो लाइक 7-8 साल बाद उनको कनाडा जाना पड़ा, इट अफेक्ट्स यू कि आपका एग्जैक्टली। पूरा यहाँ पर आपने यूएस में तो जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी फैमिली जैसे ही होते हैं बिकॉज फैमिली से क्योंकि आप कोई और है नहीं। कोई और है नहीं, तो फैमिली से इतनी दूर है, तो उन फ्रेंड्स को छोड़ करके आपको नए फ्रेंड्स बनाना, नए कल्चर में आपको अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक तरीके से मतलब जिंदगी उजड़ जाती है कि बिल्कुल अगर आपका वीज़ा नहीं लगा। या वेरी डिफिकल्ट यार। गीतिका, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एक तरफ तो आप जॉब कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट में एंड सडनली दिमाग में क्या आता है कि आपने जॉब छोड़ी और आप साइकोलॉजी की तरफ मूव करते हो। एंड मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड साइकोलॉजी किसी ने ऑप्ट करा हो। तो ये ट्रांजिशन कैसे आया और क्यों आया? तो जब कोविड ख़त्म हो गया था तब मैं टीम्स में ही थी, तब तक मतलब जैसे लोग वापस आने लगे थे ऑफिस में काम करने के लिए, तो टीम्स की जो इतने इम्पोर्टेंस थी वो थोड़ी कम हो गई थी इन पीपल्स लाइव्स। तो मुझे लगा कि अब मैंने सीख लिया काफ़ी, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। तो मैं एक और कंपनी है चूई, उसमें गई, वो बेसिकली इट्स लाइक अमेजोन फॉर पेट स्टफ, तो उसमें गई, मैंने थोड़े समय उसमें भी काम करा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्ट रोल में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था इन जस्ट लर्निंग अबाउट हाउ पीपल थिंक, कि लोगों का मेंटल मॉडल कैसे है। बहुत मज़ा आता था कस्टमर से बात करने में, उनके पेन पॉइंट्स सुनने में। मुझे एम्पैथी बहुत होती थी कि यार इसका ये बटन नहीं काम कर रहा है, या ये इसकी नीड है पर ये एड्रेस नहीं हो पा रही है इससे, ठीक है भाई तो बटन नहीं काम करते, छोटा बग है। बट इवन बिगर थिंग्स लाइक कि किसी टीचर को जानना है कि वर्चुअल क्लास में किस बच्चे के क्वेश्चंस हैं, वरना कोई बोल नहीं रहा है वर्चुअल क्लास में, तो कैसे रेज हैंड उससे आया था। वो फीचर जो है ये स्टूडेंट्स के केसेस से ही आया था कि टीचर्स को जानना था कि कैसे पता करें हम लोग कि किसके क्वेश्चंस। तो मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आता था प्रोडक्ट रोल में। तो मुझे ऐसे साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा धीमे धीमे, कि विद इन प्रोडक्ट रोल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे 4 साल हो गए थे आउट ऑफ स्कूल, तो आई रियली वॉज मिसिंग गोइंग बैक टू स्कूल एंड जस्ट लर्निंग समथिंग। आई एम हैविंग द मोस्ट फन व्हेन आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप वुड हैव बीन कि MBA कर लो या मास्टर्स कर सकती थी मैं कंप्यूटर साइंस में ही, बट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है। तो मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी लिए देखने के लिए कि मुझे एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट है। तो जो जितना मैंने पढ़ा उतना और भी इंटरेस्ट होता गया मुझे। फिर मुझे UC बर्कली में एक कोर्स दिखा साइकोलॉजी का, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड अनदर थिंग वॉज कि उसमें रिसर्च कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था, कि आप स्टार्टिंग से ही वो आपके जो एप्लीकेशन में आप उसमें आप इंडिकेट कर सकते हैं कि मुझे इस प्रोफेसर के साथ रिसर्च करनी है इस टॉपिक में, और फिर जो 1.5 ईयर का प्रोग्राम है उसमें आप पूरे समय उनके साथ रिसर्च करेंगे लाइक साइकोलॉजी में। एक बार आप काम में लग जाते हो तो आप काम ही कर रहे होते हो, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉब चेंज कर लोगे या रोल चेंज कर लोगे, बट व्हेन डू यू गेट द टाइम कि टू जस्ट थिंक कि मुझे लाइफ में करना क्या है, नेक्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 30 ईयर्स, क्या विजन है मेरा, व्हाट मैटर्स टू मी। तो मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि आई कैन जस्ट लर्न समथिंग आई एम रियली क्यूरियस अबाउट एंड आई कैन गो टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। मतलब UC बर्कली मुझे वैसे भी बहुत इंटरेस्ट था जाने में, पढ़ने में। वहाँ पर जो साइकोलॉजी की फैकल्टी है दे आर लिटरली लीडर्स इन द फील्ड, तो वो भी काफ़ी अच्छा एंगल था कि मतलब आई विल बी अमंग द बेस्ट इन द फील्ड। कई सारी थियरीज हैं साइकोलॉजी की दैट हैव कम फ्रॉम UC बर्कली, तो ये भी था कि अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। मेरा प्रोग्राम तो खत्म हो रहा है दिसंबर में। एवरी सिंगल डे इन द लास्ट 1.5 years आई हैव थॉरली एंजॉयड लर्निंग अबाउट साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेसिफिकली मैंने फोकस किया था। आई गॉट टू सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ दैट आई कुड लीड, एंड देन नाउ आई हैव द ऑप्शन नोइंग कि ओके व्हाट डज लाइफ लुक लाइक,
रफली इन द सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज और रिसर्च एरिया। ये मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मे बी द ड्रीम जॉब डज नॉट एग्जिस्ट, मे बी यू हैव टू मेक इट। उसके लिए आपको एक्सपोजर चाहिए, या तो आपकी फैमिली में कई सारे लोगों में, मेरी नानी की एक्चुअली पीएचडी थी स्कूल साइकोलॉजी में, तो आई थिंक थोड़ा इंटरेस्ट चलता भी आ रहा है। मम्मी ने भी बीएड एमएड किया था विद फोकस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, मेरी बहन को भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो आई थिंक मेरे एक साइड से आ रहा है इंटरेस्ट। तो पेरेंट्स ने अपोज नहीं करा कि एक तरफ तो बेटा आपकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चल रही है, आप क्यों छोड़ रहे हो? एंड ऐसा होता है कि जैसे आपने बताया कि अगर आप एमएस कर रहे हो तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है, अपने फील्ड में ही बच्चा आगे पढ़ना चाह रहा है, बट बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में जा रहा है। एंड ऐसा रहता है कि घर वालों को सबसे मेन चीज़ जो दिक्कत देती है वो रहती है कि सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, साइकोलॉजी में, एंड वो भी साइकोलॉजी में उतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लो पेइंग है। घर वालों का कैसा रिएक्शन था? बहुत डिफिकल्ट था उनके लिए आई थिंक डाइजेस्ट करना, बट अगेन आई एम वेरी लकी ब्लेस्ड कि माई पेरेंट्स लाइक दे केम अराउंड। एंड थोड़ा ये था कि मैं भी स्टबर्न हूँ थोड़ी, मतलब आई वाज लाइक करना है मुझे, मेरी सेविंग्स थी, लाइक नहीं कर लूँगी मैं, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ। आई थिंक मैंने उनको ऐसे ही बोला था कि अगर मुझे रिस्क लेनी है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टाइम, मैं अभी लूँ 25 पे रिस्क या 35 पे लूँ या 45 पे, और मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो अभी करूँ कि बाद में करूँ। दैट वे आई थिंक उनको थोड़ा लगा कि ओके उसको करना है। मेरे जो फ्रेंड्स भी थे वो मेरे सुन करके एंग्शियस हो जाते थे कि इतना तुम क्या कर रहे हो, राइट? इस सब का इम्पैक्ट आप पे खुद भी होता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं नहीं सही कर रही हूँ। एंड आई थिंक ऑब्वियसली देयर इज नो राइट और रॉन्ग, मुझे बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहा है कि आई विल फिगर आउट अ वे। एज यू मैंशन किया था कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑप्ट करा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि साइकोलॉजी में क्या एरियाज हैं? हाँ, सो एक क्लिनिकल एरिया हो गया आपका, फिर डेवलपमेंटल होता है जिसमें फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड एंड ओल्ड एज तक कवर करती है, तो वो स्टडी करते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो आपका वो स्टडी करते हैं कि कैसे आपके मेंटल इलनेसेस या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस लोगों में होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर होता है आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की, कंपनीज या इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे साइकोलॉजी यूज हो सकती है टू मेक श्योर पीपल आर प्रोडक्टिव, मेक श्योर पीपल आर क्रिएटिंग अ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग, तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आता है, या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। फिर एक फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी होती है कि लीगल केसेस में साइकोलॉजी कैसे यूज हो सकती है, जैसे विटनेस ट्रायल्स होते हैं। ये काफ़ी डिबेटेड टॉपिक भी है कि विटनेसेस की मेमोरी कितनी एक्यूरेट होती है, अगर विटनेस आपका चाइल्ड है उसकी मेमोरी कितनी एक्यूरेट होगी, तो ये कोर्ट्स में काफ़ी यूज होता है, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट कंसल्टिंग करते हैं इसमें। एक और एरिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी है अभी इस साल। उसमें आप स्टडी करते हो कि ब्रेन के जो प्रोसेसेस होते हैं, बेसिक प्रोसेसेस जैसे मेमोरी, इमोशन, ये कैसे काम करते हैं ऑन अ न्यूरो कॉग्निटिव साइंस लेवल, कि कैसे आपके जो ब्रेन में सर्किट्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, कौन से एरियाज हैं जो आपके ब्रेन के लाइट अप होते हैं, एक्टिवेट होते हैं जब आप जैसे सैड हैं या कुछ इमोशनल स्टिमुलस को आप रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप मेमोरी कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आता है। तो ऐसे काफ़ी एरियाज है साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी समथिंग सो वर्सेटाइल कि आप लिटरली किसी भी फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपने जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी चूज़ करा है, जनरली ऐसा होता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल है एंड वो चाहता है कि जो चीज़ उसने फेस करी है वो कोई और फेस ना करे, तो वो चाहता है कि मैं हेल्प कर दूँ और लोगों की। तो आपके कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे जिससे आपको एक ड्राइविंग फोर्स मिला कि यार मेरे को साइकोलॉजी चूज़ करनी है, साइकोलॉजी में भी मेरे को क्लिनिकल साइकोलॉजी चूज़ करनी है? या एब्सोल्युटली, मैंने अपना जो ट्रांजिशन किया था करियर का, दैट वाज ड्यूरिंग कोविड 2022 में मैंने डिसाइड किया, 2023 में आई स्टार्टेड द प्रोग्राम ड्यूरिंग कोविड। उस समय मैंने देखा अपने अराउंड, स्पेशली जो मेरे सोशल सर्कल में थे लोग, एंड इवन जो लोग इंडिया में भी थे एंड यूएस में भी थे, हाउ बैडली दे वर अफेक्टेड बाय द लोनलीनेस ऑफ द पेंडेमिक, बीइंग लॉकडाउन। कितनी एंग्जाइटी थी, हेल्थ एंग्जाइटी कितनी बढ़ गई थी, स्ट्रेस लेवल्स कितने बढ़ गए थे, डिप्रेशन लेवल्स कितने बढ़ गए थे। मतलब इन वन वे इट्स अ गुड थिंग कि पीपल स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर कि ये इश्यूज हैं, एंड थोड़े नॉर्मलाइज हो गए कि ये होता है लोगों के साथ, इट्स वेरी कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमंस। बट काफ़ी इसका प्रेवलेंस बढ़ गई थी। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि मतलब मैं मम्मी पापा से दूर थी, लाइक जस्ट एक्सपीरियंसिंग दैट एंग्जाइटी की। उस समय तो यूएस में ट्रैवल बैन हो गया था, शायद आपको याद हो कि आप कुछ कंट्रीज विजिट नहीं कर सकते। हाँ, राइट। अगर आप सिटीजन नहीं हैं तो मैं इंडिया नहीं आई थी और मैं मम्मी पापा से बेसिकली नहीं मिली थी 2 साल।
तो 2 years आई वॉज देयर, यू रियली फील आइसोलेटेड, राइट राइट? वैसे ही आप इतना वेलकम नहीं फील करो बाय द इमिग्रेशन सिस्टम, एंड देन द एडमिनिस्ट्रेशन सेज कि इंडिया में बहुत कोविड फैला है, एंड श्योर देयर इज गुड रीजन कि उन्होंने हाँ, सही restrict उनका किया, भी एक बिल्कुल सेफ्टी सही मेजर की करा, वजह से। बट इट डज अफेक्ट पीपल, राइट? दीज आर पॉलिसी डिसीजंस दैट हैव रियल इम्पैक्ट ऑन पीपल्स हेल्थ। तो मैंने ये नोटिस किया कि काफ़ी मेरे अराउंड भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे मेंटल हेल्थ इश्यूज, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, तो ऑब्वियसली आई वॉज इंटरेस्टेड कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, लाइक हाउ डज इट वर्क, क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज आई रियलाइज कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी भी चल सकती है, आपकी बहुत अच्छी जॉब, गाड़ी बंगला सब कुछ है, बट इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज सफरिंग, इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, राइट? जैसे एक सेइंग है कि अ हेल्दी पर्सन वांट्स 100 थिंग्स बट अ सिक पर्सन ओनली वांट्स वन थिंग राइट टू गेट बेटर, राइट? तो ऐसा ही मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेंटल हेल्थ में भी सिमिलर है, एंड अनलाइक फिजिकल हेल्थ इट्स मोर स्टिग्मेटाइज्ड कि आप एंग्शियस हो, मतलब आप थोड़े वीक पर्सन हो, क्या थोड़े स्ट्रांग बनो, मतलब डिप्रेस Correct. क्यों हो आप, मतलब क्यों नहीं लोगों से बात कर रहे, क्या हो रहा है? सपोज किसी को डायबिटीज है तो लोग उसको जज नहीं करते, इतना जजमेंट नहीं होता कि भाई तुम्हें डायबिटीज क्यों हो गई, वो दवाई चीज़ लो। अभी इंडिया में नॉर्मलाइज हो चुकी है। चलो ठीक है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कुछ बीपी की प्रॉब्लम है, हाँ हाँ, तो वो एक है। नॉर्मलाइज है कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे कि यहाँ पे स्पेशली इंडिया में हाँ हाँ कि मेरे को थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो रही है, हाँ मेरे को हाँ साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो हाँ उसे हाँ तो मतलब छूटते ही जो एक लोग बोलते हैं कि ये तो पागल है, या ये मेंटल हो चुका है। हाँ कि मतलब हमारे सोसाइटी में वो चीज़ है ही नहीं कि हम किसी और पर्सन की हेल्प लें या किसी इस चीज़ की थेरेपी कराएं। तो ये आप सही कर रहे हो। हाँ, तो काफी ऐसा होता है कि मतलब आप विल पावर, जस्ट पावर थ्रू इट, जाओ तुम लोगों से बात करो, एक्सरसाइज करो, विच आर एक्चुअली गुड थिंग्स। आप अगर थेरेपिस्ट के पास जाएं तो वो भी आपसे बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज करें, आप सोशल सर्कल अपना ब्रॉडन करें, लोगों से बात करें, एंड उससे हेल्प होगी, दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। बट टू से कि आप वीक पर्सन है, मतलब अटैचिंग अ स्टिग्मा टू इट डज नॉट हेल्प। उससे आप बस शेम करते हैं लोगों को जो एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करते हैं, एंड देन दे जस्ट फील कि यार मुझ में ही कुछ गड़बड़ी होगी, मतलब मैं ही हूँ ऐसी, मतलब मैं ही होंगी जो कि रात में सोच रही हूँ 2 बजे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं ओवर राइट। थिंक कर रही हूँ कि मैंने अपना बैंक अकाउंट क्लोज किया था कि नहीं स्पेन में। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। ओके। मैंने कई सारी रातें गुजारी हैं सोच करके कि मेरा बैंक अकाउंट स्पेन में बंद था कि नहीं, क्या उसमें अभी भी बैलेंस है, क्या हो रहा होगा, और फिर मुझे लगता था कि शायद मैं ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बट when I started opening up to people around me, my friends are like, हाँ मुझे भी ऐसे irrational चीज़ों के बारे में कई बार मैं anxious हो जाती हूँ, and then I try to distract myself, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो I will talk to somebody about it. तो just normalizing it कि होता है लोगों के साथ, it doesn't mean like that you are weak or it's the end of the world. और यार गीतिका, अभी जैसे आपने बताया कि लोगों में ना स्टिग्मा है कि लोग ओपन अप नहीं हो पाते। एक्चुअली ये बात सही है। मैं अगर जैसे अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि हमें ना बचपन से एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता टाइप की, है ना। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई दर्द हो या ना हो, बट डिप्रेशन होती है, एनजाइटी होती है, एंड जो दर्दी है, वो एक्चुअली हाँ दर्द ही है, और हम बता नहीं पाते क्योंकि एक इमेज ऐसी बनाई जाती है स्ट्रॉन्ग मैन वाली कि कुछ भी नहीं है, छोड़ो ये तो ऐसा ही है। तो आप जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इस चीज़ को कैसे ओवरकम करा जाए? डिफरेंट टाइप्स के स्टिग्मा होते हैं। एक होता है पब्लिक स्टिग्मा कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स अ मेंटल इलनेस, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके अलग वेज हैं टू एड्रेस दैट एंड हाउ दैट कैन चेंज। फिर दूसरा टाइप ऑफ स्टिग्मा होता है आपका सेल्फ स्टिग्मा, जो मेरे ख्याल से काफ़ी हानिकारक भी होता है कि क्योंकि आप अगर खुद को ही स्टिग्मेटाइज कर रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों, मैं क्यों क्यों किसी चीज़ से एडिक्टेड हूँ, या मैं क्यों डिप्रेस्ड रहता हूँ, तो आप शायद खुद को ही शेम करो, एंड मे बी यू वॉन्ट रीच आउट फॉर हेल्प। शायद आप, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं थेरेपिस्ट के पास क्यों जाऊँ, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, पागल थोड़ी हूँ। तो अगर आप खुद को स्टिग्मेटाइज करोगे तो वो शायद ज़्यादा हार्मफुल हो जाए, क्योंकि आप किसी और को बता नहीं रहे हो, आप अपने आप में आप कॉम्प्लिकेट हो रहे हो, राइट? तो वो भी एक चीज़ है टू कीप इन माइंड। तीसरा होता है स्ट्रक्चरल स्टिग्मा की पॉलिसी से रिलेटेड होता है वो, कि अगर जैसे आपके एम्प्लॉयर को पता चल गया कि आपका कोई मेंटल इलनेस है, तो उससे आपके काम पे क्या इफेक्ट होगा, क्या आपकी जॉब पे कोई इफेक्ट होगा, क्या आपको जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कम्युनिटी में क्या वो इफेक्ट होंगे कि नहीं। तो उसके अलग वेज होंगे एड्रेस करने के, राइट? तो वो आपका पॉलिसी या गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट से, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट से, आपकी जो इंडस्ट्री है वो इवॉल्व करे इतनी कि
टू रिकग्नाइज कि मेंटल इलनेस इज एंड जस्ट लाइक फिजिकल इलनेस. किसी को अगर डायबिटीज है, कैंसर है, उनको थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए फॉर ट्रीटमेंट, दैट्स फाइन. लाइक हैविंग दैट बिल्ट इनटू द वर्क एनवायरनमेंट. जो सेल्फ स्टिग्मा है एंड जो पब्लिक स्टिग्मा है, आई थिंक दैट कैन change by talking more about it, being vulnerable about it. जैसे I personally, like, one thing I try to do is कि अगर मैंने कोई issue face किया है, I try to talk to people who are around me about it. I try to be very candid कि हाँ मैंने ऐसा experience किया था and now I'm doing fine. So they can see कि ठीक है, it's not the end of the world. मेरे कुछ friends भी हैं who have gone through issues and they're very open about it. So that can create this atmosphere, this safe environment for people to share. एंड आई थिंक ये हमारी जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है. यार आपकी बात ना सही है, बट आप जैसे बता रहे हो कि आप पर्सनली क्या प्रैक्टिस करते हो कि आप अपने कोई अगर और फीमेल है उसके साथ आप शेयर कर लेते हो. मेंस में ना ये चीज़ हो नहीं पाती कि वो सोचते हैं कि यार मैं तो इस चीज़ के थ्रू जा ही रहा हूँ, मैं क्यों दूसरे का भी मूड ख़राब करूँ. और एक ऐसा भी है कि उतनी समझ भी नहीं है कि हम किसी और के इमोशंस को समझ पाएँ, और दूसरा बंदा किस चीज़ के थ्रू जा रहा है उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते. जैसे कि कोई एक बच्चा है कि उसे छोटे पे बहुत बुली करा गया है, तो हमें उतनी समझ ही नहीं है कि इसके आगे जाके क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स इसके होंगे. तो ये भी एक रीज़न है कि फीमेल टू फीमेल तो आप शेयर कर लेते हो, बट मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और हो ही नहीं पाती है कभी कभी. तो आई थिंक मैंने भी मतलब एनेक्डोटली भी ये सुना है, आपसे सिर्फ नहीं, कि और लोग मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी ऐसे बोला है कि मतलब मैं काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ लाइक बात करने में. लाइक लोग काफ़ी सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन ही करना चाहते हैं. ऐसा कोई अगर डीप में कुछ बोलता हूँ तो फिर लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं. वो आई थिंक डिफरेंस है थोड़ा. एंड आई थिंक मेरे हिसाब से द चेंज कैन कम फ्रॉम मेन, द कम्युनिटी ऑफ मेन ओनली, कि वी डोंट वांट टू बी लाइक दिस बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग अस ओनली. ये जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, इट इज़ हार्मिंग अस एट दिस पॉइंट, राइट. जैसे आई रियली एडमायर इमरान खान जो एक्टर थे, जाने तू या जाने ना, बहुत फेमस, लाइक, एंड देन ही लेफ्ट द इंडस्ट्री फॉर अ बिट. एंड रिसेंटली ही ओपनड अप, ही started talking about in podcasts about his mental health issues, mental health challenges, and how he has overcome those. I think the change comes from within the community कि आप लोग accept करें कि it is harming us at this point. So you have to be brave enough to like start that flywheel of change. And obviously I think media में अगर portrayal होगा, अगर celebrities like Amir Khan, like, and other people who are vulnerable about it, open about it, people follow them a lot. I think it can create a lot of positive change. नाइस. गीतिका, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर जैसे कि कोई इंडिविजुअल है और वो मेंटल हेल्थ उसकी अफेक्ट हो रही है, तो कब उसको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए? क्योंकि लोगों को साइंस नहीं पता होते हैं कि वो अफेक्ट होते रहेंगे. तो वो कौन से ऐसे साइंस होते हैं कि जहाँ पे एक इंडिविजुअल को एक साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए कि हाँ अब मेरे को हेल्प की ज़रूरत है? टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करनी स्टार्ट की है इन थेरेपी. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी. तो मैंने जो पढ़ा है अभी तक उसमें है कि अगर आप नोटिस करते हैं कि आपकी जो फंक्शनल अबिलिटी है, जैसे आप काम करने की एबिलिटी या आपके अबिलिटी टू बी विद योर फैमिली, टू बी देयर फॉर योर पार्टनर, वो सब अफेक्ट हो गई एकदम से, राइट. देयर इज अ सडन शिफ्ट, यू फील कि कुछ डिफरेंट है, और समबडी एल्स टेल्स यू. समटाइम्स आप इतने उसमें इन्वॉल्व होते हो कि नोटिस नहीं कर पाते हो, एंड देन कोई आपका यार बोलेगा या कोई आपका फैमिली मेम्बर बोलेगा कि यार लग रहा है कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पे, कुछ है प्रॉब्लम क्या, राइट. कोई आपसे आके पूछे तो उस पर आप थोड़ा गौर कर सकते हैं कि ऐसा उसने क्यों बोला, आप डिस्कस कर सकते हैं. और दूसरा होता है कि एक तो ये हो गया आपका फंक्शनल इम्पेयरमेंट है किसी एरिया में, आप या तो काम में या लाइफ में एट्सेट्रा. दूसरा हुआ आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे आपका सडनली आपने नोटिस किया कि वेट एकदम से लूज हो गया या वेट एकदम से गेन हो गया, तो उसमें फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, राइट. कि भाई मेरा एकदम से वेट क्यों फ्लक्चुएट हो गया. एंड अगर वो डॉक्टर थोड़े अवेयर भी है मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, देन दे माइट से कि तुम्हारा फिजिकल तो एवरीथिंग लुक्स ओके, बट हो सकता है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कुछ इश्यूज चल रहे हैं. फिजिकल आप देख सकते हैं कि आपका बॉडीली, जैसे आप नोटिस कर सकते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ. स्ट्रेस आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है टू सम स्ट्रेसर, कोई आपकी लाइफ में ट्रिगर या स्ट्रेसर चल रहा है. तो अगर आप नोटिस करने लगे कि रात मुझे नींद नहीं आती, तो स्लीप आपकी अफेक्ट हो रही है, वेट अफेक्ट हो रहा है,
हेडेक्स हो रहे हैं, मतलब कुछ आपको ऐसे चीजें दिख रही हैं अपनी बॉडी में विच आर नॉट नॉर्मल। अगर आप नॉर्मली भी नोटिस करोगे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, राइट? राइट। एंड फिर वो डिसाइफर कर सकते हैं डॉक्टर कि फिजिकल इशू है कि मेंटल इशू। तो कुछ भी आपको ऐसा अजीब दिखे तो आप कंसल्ट करें, बिल्कुल कंसल्ट करें। और तीसरा होगा कि आपको अपने मूड में काफी चेंज दिख रहा है, राइट, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। डिप्रेशन में जो मैंने पढ़ा है कि इन द लास्ट 2 वीक्स अगर आप नोटिस करते हैं अपने मूड में चेंजेस, तो आप इट्स पॉसिबल कि आप डिप्रेस्ड हों। तो इट्स पॉसिबल, ऐसा आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो असेस करें आपको। तो अगर आपको नोटिस करते हैं कि कुछ मेरे मूड में काफ़ी डिफरेंट है, या आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, वो नोटिस करें कि कुछ डिफरेंट लग रहा है तुम्हारे मूड में, आजकल तुम बहुत क्रैंकी लग रहे हो या बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो काफ़ी समय से, एंड शायद आपको कुछ कॉज नहीं समझ में आ रहा है, इतना ऑब्वियस नहीं है आपके लिए, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू जस्ट से कि हे मे बी आई नीड टू सी अ थेरेपिस्ट, और मे बी आई नीड टू गो टू अ डॉक्टर। लाइक आप प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाइए ताकि वो रूल आउट कर सकें, क्योंकि कभी कभी कुछ इम्बैलेंस फिजिकल भी हो सकता है जिससे इट मैनिफेस्ट एज इमोशनल डिस्टर्बेंस, राइट? यार कृतिका, थैंक यू सो मच यार इतने डेप्थ में बताने के लिए। बट हम एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वो प्रैक्टिसेस हैं कि हम अपनी जो मेंटल वेलबींग है उसको और अच्छा कर पाएँ? तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं तो उनके बारे में आप प्लीज़ बताओ। तो मैंने अपनी जो अभी तक रिसर्च करी है और पढ़ाई करी है उसमें द बिगेस्ट थिंग इज गेटिंग ऑप्टिमल स्लीप, क्योंकि स्लीप का काफ़ी इम्पैक्ट होता है आपके मूड पे, जो आप शायद रियलाइज़ ना करो। अच्छी स्लीप नहीं चले तो आप नोटिस करोगे कि शायद आप क्रैंकी हो, और उसके हेल्थ पे भी आउटकम्स हो सकते हैं काफ़ी। तो इस पे काफ़ी रिसर्च है अभी, काफ़ी लिंक दिखा रही है। और दूसरा है एक्सरसाइजिंग, रेगुलरली एक्सरसाइजिंग करें आप, और स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आई थिंक सोशल सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस कर देते हैं कि जितना आपका स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट है वो भी काफ़ी लिंक्ड है लिटरेचर में टू गुड मेंटल हेल्थ आउटकम्स। स्पेशली आई थिंक मैं ये नोटिस करती हूँ कि जो मेरे साथ जो पीयर्स हैं यूएस में, जो अपने फैमिली से काफ़ी दूर हैं, शायद उनका फ्रेंड सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उससे मैं काफ़ी नोटिस करती हूँ कि इम्पैक्ट आता है उसका काफ़ी आपकी मेंटल हेल्थ पे। आप अकेला महसूस करते हैं, शायद आप महसूस करें कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं एक के दुक्के, मैं उनको बर्डन क्यों करूं अपनी अपनी प्रॉब्लम से, राइट? पर अगर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोशल सर्कल है जिसमें आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ फ्रेंडशिप हैं, तो आप जो अपने क्लोजेस्ट वाले आप उनको आप इतना बॉदर कर सकते हैं। अपने जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनको, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप उनको बॉदर कर रहे हैं। राइट। तो ये तो हो गया चीज़ें जो मैंने लिटरेचर में पढ़ी हैं। बट एनेक्डोटली पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मैंने नोटिस किया कि सोशल मीडिया जो यूजेज है उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होती है मेरी अपनी मेंटल हेल्थ, या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ। उससे आप ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं कॉन्स्टेंटली तो आप अपने आप को एवेल्युएट कर रहे हैं अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड, राइट? तो कॉन्स्टेंटली आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को किसी और से, या अपने आप के प्रीवियस वर्जन से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि यार मैं पहले ऐसा दिखता था, यार मैं पहले ऐसा, पहले मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग थी, अब क्यों नहीं है इतनी हैपनिंग, या कुछ कुछ भी ऐसा कंपैरिजन। तो वो इतना नेचुरल नहीं है, मतलब ह्यूमंस ऐसा नहीं करते हैं। तो सोशल मीडिया आप ट्राई कर सकते हैं कि आप थोड़ा लिमिट करें, जस्ट प्रेफरिंग टू गो आउटसाइड फॉर अ वॉक अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, नेचर में आप अपना आप को सर्व करें। आई ऑलवेज फील बेटर अगर मैं किसी पार्क में जाऊँ वॉक करने, या किसी हाइक पर जाऊँ। यूएस में स्पेशली कल्चर भी बहुत है हाइक राइट। करने का, वीकेंड्स में निकल जाते हैं लोग, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। ओके। सो गीतिका, अभी जैसे आपने अपना करियर ट्रांजिशन करा है कि एक तरफ आप माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर थे एंड अभी आप पढ़ाई कर रहे हो साइकोलॉजी की, तो आपको अपना करियर किस पाथ पे जाता हुआ दिखता है और आप क्या अपने फ्यूचर से एक्सपेक्ट करते हो इस फील्ड से रिलेटेड? इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा है, एंड आई थिंक जब मैंने ट्रांजिशन किया था टू साइकोलॉजी, मेरे माइंड में था कि ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लोर करना है एक नया पाथ, एंड वो मैंने करा फॉर श्योर। एंड एक ये भी था कि परहैप्स कंसिडर पीएचडी एंड रिसर्च गोइंग दैट वे। तो one thing I found about that, I really like the process of research, but one thing I found is कि वो थोड़ा slow है मेरे लिए। I really enjoy dynamic environments। तो फिर मुझे realize हुआ कि maybe there is something that I can find that is at the intersection of both of my careers। तो जैसे मेरा पहला करियर था टेक्नोलॉजी में, और दूसरा करियर मेरा है मेंटल हेल्थ में एंड वेल बीइंग में, राइट? तो उनके इंटरसेक्शन में काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है एट दिस मोमेंट, इज लुकिंग एट हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ केयर स्टार्टअप्स। मैं हूँ भी एक्चुअली बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को, तो मैं हूँ भी सिलिकॉन वैली में, विच इज़ लाइक हॉटबेड ऑफ स्टार्टअप्स, राइट? राइट। तो वो चीज़ एक हेल्प कर सकती है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है कि
this is something that I can try out at least. I see my career going in that direction. And एक concept जो मैं mention करना चाहूँगी, which has, it's a framework that has helped me a lot, is called Ikigai. It's this Japanese concept जो मैं इसके बारे में मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था. Ikigai means reason for being or purpose for being. And it suggests कि आप as a person fulfilled तब feel करेंगे जब आप कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, like something that you love, समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स, मतलब कुछ मिशन ओरिएंटेड जो भी आप बिलीव करते हैं, राइट. बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फाइंड द वन दैट यू वांट टू सॉल्व, राइट. फिर तीसरा, यू कैन गेट पेड फॉर इट, एंड पेड फॉर इट द अमाउंट दैट यू वांट टू अर्न. तो आपकी लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड उसके हिसाब से यू कैन गेट पेड फॉर इट. एंड द फोर्थ वन इज व्हाट आर यू गुड एट. तो आपकी क्या स्किल्स हैं जिनमें आप बेहतरीन है काफ़ी लोगों से, और किसमें आपका एक्सपीरियंस है. एंड Ikigai इज फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज 4 tenets. तो मैंने ये फ्रेमवर्क काफ़ी यूज़ किया है टू ड्राइव माई करियर डिसीजंस. इसी फ्रेमवर्क से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे साइकोलॉजी में देखना चाहिए, बिकॉज द वर्ल्ड क्लियरली नीड्स इट. मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इज अ बिग चैलेंज फॉर आवर सोसाइटी, एंड इट्स समथिंग आई फेल्ट very passionate about as well. Now I'm thinking ki okay, what is something that can pay me as well, because one thing I've noticed ki psychology में there is an income cap, right. अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो जो आपका इनपुट है, जितने आप क्लाइंट्स देख रहे हैं, तो जो आपका आउटपुट है इट्स डिपेंडेंट ऑन द इनपुट, राइट. कितने आप क्लाइंट्स देख रहे हैं. मैंने और भी पार्ट्स एक्सप्लोर करने स्टार्ट करे, तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है कि हेल्थ केयर या मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स में मैं एक्सप्लोर करूँ. एंड इन द मीन टाइम लॉन्ग टर्म विजन इज स्टिल कि slowly develop my experience as a therapist, so that at some point I can open my own clinic or do a group clinic, etc. Finding that dream job, and one thing I've realized is कि maybe that dream job doesn't exist. Right. Maybe you have to make it. वो काफ़ी intentional process है. या तो आप ऐसी कोई जॉब ढूंढ लें जो आपको लगे कि ये बहुत अच्छी है, आई कैन डू दिस फॉर 30-40 years, नो प्रॉब्लम. एंड अगर आपको ऐसी जॉब मिल रही है पर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड अदर avenues. And I think 20s and 30s is the best time to explore. I mean, obviously you can explore at any point in your life, but अभी मेरी कोई responsibilities नहीं है, तो I can actually explore and take that time to invest in myself, to invest in skill building. Okay, very well explained. So गीतिका, कोई एक ऐसी बुक जो आप लोगों को रिकमेंड करोगे जो लोग चाहते हैं कि अपनी मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करना, और जो आपने भी पढ़ी हो और आपको बहुत अच्छी लगती हो? I think the most influential book for me has been The Defining Decade. ये एक डॉक्टर मैक जे की बुक है. वो एक्चुअली यूसी बर्कली की थी, थोड़ा बायस है. वो थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं. तो उन्होंने डिफाइनिंग डेकेड लिखी थी स्पेसिफिकली फॉर 20 समथिंग्स. थोड़ी वेस्टर्न ऑडियंस की तरफ गियर्ड है, बट मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंसेस भी उससे काफ़ी इंस्पायर हो सकती हैं. तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे जो आपके 20s हैं, ये जो साल हैं आपके, ये बहुत ही पिविटल होते हैं, एंड ये आपकी ट्रेजेक्टरी डिसाइड करते हैं फॉर द नेक्स्ट 40 years. इन ईयर्स को कैसे आप बेस्ट यूज कर सकते हो. डिफाइनिंग डेकेड में एक सेक्शन है करियर पे, एक पर्सनल लाइफ पे भी है, मतलब आपकी रिलेशनशिप्स, क्योंकि 20s में कई लोग दे फाइंड ए लॉन्ग टर्म पार्टनर, तो वो डिसीजन भी बहुत बड़ा होता है. तो हाउ टू डू दैट एंड हाउ टू डू दैट वेल, उसके बारे में भी काफ़ी लिखा है. एंड देन ऑल्सो डिवेलपिंग योर नेटवर्क, क्योंकि अभी आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप अच्छा नेटवर्क बनाएं तो यही फ्रेंड्स आपके बाद में करियर में हेल्प कर सकते हैं. यही फ्रेंड्स आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मे बी टू योर लव्ड वन, टू योर लाइफ पार्टनर. तो आप हाउ टू फॉर्म दोज गुड नेटवर्क्स, तो इस पर काफ़ी उन्होंने लिखा है. तो आई रियली एन्जॉयड दिस बुक एंड आई ट्राई टू रीड इट लाइक एवरी ईयर ऑलमोस्ट सिंस आई फाउंड इट. It's been very helpful. Very well explained गीतिका, and thank you so much यार, इतना बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकालने के लिए, एंड इतना लंबा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए. एंड काफ़ी सारी चीज़ें तो इस कॉन्वर्सेशन में ऐसी थी कि मेरे लिए बिल्कुल ही नहीं थी, कि चाहे वो मतलब यूएस में पढ़ाई करना हो, क्योंकि हमें तो बस ऐसे ही लगता है कि भाई बंदा पढ़ना चला गया, मतलब वहाँ पे जाके जो एक इंडिविजुअल स्ट्रगल फेस करता है वो हो, फिर जॉब से रिलेटेड हो, एंड देन फिर जो आपने का करियर बिल्कुल ही ड्रास्टिकली आपने चेंज करा है वो, एंड बंदा कैसे अपना मेंटल वेलबींग अच्छा कर सकता है, इतनी सारी चीज़ें थी, एंड इतनी डेप्थ में अपने कन्वर्सेशन करा. सो अगेन थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. एंड हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम एक और पॉडकास्ट करेंगे
अभी तो आप जैसे अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ से आप आओ एंड फिर थोड़ा सा क्लाइंट बेस करेंगे। बिल्कुल, टोटली। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गीतिका, हैव अ नाइस डे। यू टू। ओके बाय। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन मिस गीतिका के साथ। आई होप कि आज का पॉडकास्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, तो आप उनको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं एंड मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में गीतिका के साथ ट्राई करूँगा कि उन सारे कमेंट्स का मैं पहले रिप्लाई करूँ एंड देन अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच।